Hello guys, welcome back to our channel part 15 of PUNARVIVAH क्या प्यार होगा दोबारा। Last part of थे स्टोरी चैप्टर 281 शौर्य और ईशा की बातें। जहां एक तरफ रूही अगले दिन विक्रम साथ रहने के लिए हाँ कह दिया विक्रम को, और उसके बाद दोनों अगले दिन के इंतजार में था, तो वहीं दूसरी तरफ उस दिन सुबह के 11 बजे ईशा कॉलेज पहुंची थी। उस वक्त पहले से ही उसके दोस्त कॉलेज पहुंच गए थे। ईशा एक रेड कलर की साड़ी पहनकर आई थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल दिख रही थी। उसी के साथ उसने उस साड़ी के बॉर्डर से मैचिंग रेड कलर के डिजाइनर ब्लाउज पहनी हुई थी, जिस पर मोती लगे हुए थे, जो साड़ी के बॉर्डर में लगे हुए थे। उसी के साथ उसने अपने बालों को कली करके खुला छोड़ दिया था। एक हाथ में डायमंड के ब्रेसलेट पहनी थी तो दूसरे हाथ में रेड कलर की वेलवेट की चूड़ियां पहनी थी। तो उसी के साथ कानों में झुमके और अपने गले पर एक छोटे और पतली सी दिल वाले पेंडेंट के साथ पतली सी चैन पहन रखी थी उसने, जिसमें वह बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। उसी के साथ आंखों में गहरा काजल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी उसने, जिसमें वह एकदम परफेक्ट दिख रही थी आज के दिन के लिए। आज कॉलेज में क्लास नहीं होने वाले थे। सारे स्टूडेंट आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए वहां आए हुए थे, अपने अपने वैलेंटाइन से मिलने के लिए। ईशा कॉलेज आते ही सबसे पहले अपने दोस्त नैना से मिली। नैना भी आज साड़ी पहनकर आई थी, लेकिन उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। नैना ईशा को उस रेड साड़ी में देखकर फिर से उसे प्रोफेसर शौर्य के नाम लेकर उसे छेड़ने लगी थी, ये कहते हुए आज तो तू बहुत ज़्यादा वह लग रही है। अरे वह कहते हुए नैना अपने कंधों ईशा के कंधों पर हल्के से मारते हुए एक आंख मारकर उससे कहा, हाँ याद आया, आज तो तू हॉट रेड कलर की साड़ी में बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हैं, और इस वक्त प्रोफेसर शौर्य तुझे देखकर बेहोश ही हो जाएगा। ऐसे ही कहते हुए नैना लगातार ईशा को छेड़ रही थी, लेकिन ईशा का ध्यान तो कहीं और ही था। वह तो नैना के कह बातें ठीक से सुन भी नहीं रही थी, बल्कि वह तो किसी को ढूंढ रही थी। कॉलेज पहुंचने के बाद से ही इधर उधर देखते हुए ईशा नैना के साथ सब कॉलेज के अंदर जाकर बाकी के फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस दिन के सेलिब्रेशन और फंक्शन जो भी कहे उसमें शामिल हो गए। उस दिन बड़े बड़े सिंगर भी आए हुए थे परफॉर्मेंस करने के लिए कॉलेज में। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ईशा का ध्यान तो वहां होकर कहीं और ही था। उसकी नज़र भी स्टेज की तरफ ना होकर एंट्रेंस गेट की तरफ था। ये देखकर फिर से नैना उसे छेड़ने लगी, ये कहकर कि ऐसे वहां देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर शौर्य अभी वहां से नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं दूसरे प्रोफेसर को बातें करते हुए सुनी थी कि आज प्रोफेसर शौर्य कॉलेज आया ही नहीं है अब तक, और शायद वह आज आने वाला भी नहीं है कॉलेज में। इसलिए तेरी यह सजना संवरना सब तो बेकार गया, क्योंकि जिसके लिए तू इतना साज सावर कर ऐसे हॉट और ब्यूटीफुल बनकर आई थी वह तो आज आने वाला ही नहीं है। ये कहकर नैना हंसने लगी। असल में नैना थोड़ी देर पहले फंक्शन में से बाहर गई थी वॉशरूम जाने के लिए, तभी उसने दूसरे प्रोफेसर को प्रोफेसर शौर्य के बारे में बातें करते हुए सुनी थी, इसलिए उसने ईशा को ये बात बता दिया। वही ईशा ने जब सुना कि आज शौर्य कॉलेज आया ही नहीं है और शायद वह आज आने वाला भी नहीं है, तो उसका मन पूरा सैड हो गया और उसके चेहरे पर भी उसकी मायूसी देखने लगा, क्योंकि कहा उसने सोचा था आज के दिन वह शौर्य को अपने दिल की बात बताएगी, और कहाँ ये हो गया। अब तो उसे वहाँ रुकने का भी इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि आज वह खास करके शौर्य के लिए ही कॉलेज आई थी, और जब वह ही नहीं आया है तो उसका यहाँ रुकने का अब कोई मतलब भी नहीं था। इसलिए वह अब वहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले वह अपने मायूसी को छुपाते हुए अपने आप को नैना के सामने नॉर्मल दिखाते हुए वहाँ से चुपचाप निकालने के बारे में सोची, ताकि नैना को कुछ पता ना चल जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस वक्त नैना को कुछ भी बताकर उसके सेलिब्रेशन को बर्बाद कर दे, और वह नहीं चाहती थी कि नैना को पता चले वह सैड या मायूस है, क्योंकि ईशा जानती थी नैना को पता चलते ही वह भी उसके साथ यहाँ से जाने की बात करेगी। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नैना आज के दिन के इस सेलिब्रेशन को छोड़कर ऐसे उसके साथ जाए।
इसलिए पहले तो वह उसके सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाए। उसके थोड़ी देर बाद धीरे से अपने फ़ोन को अपने कान में लेकर नैना के सामने ऐसा दिखाया कि उसके घर से कॉल आ रहे हैं। इसलिए वह कॉल उठाने के लिए बाहर जा रही है, क्योंकि वहाँ के शोर शराबा के बीच में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये कहने के बाद ईशा वहाँ से बात करने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। बाहर जाने के बाद कुछ देर रुककर वह नैना के फ़ोन पर यह मैसेज सेंड कर दिया कि वह घर जा रही है, क्योंकि घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा। ये मैसेज नैना को भेजने के बाद कुछ देर तक सोचने के बाद वह कुछ देर के लिए कॉलेज के गार्डन में बैठने के लिए चली गई। ये सोचकर कि वह थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वह वहाँ से अपने घर चली जाएगी। लेकिन इस वक्त बाहर से आ रहे हैं एक शख्स ने ईशा को गार्डन की तरफ जाते हुए देख लिया था, और उसके बाद वह भी कॉलेज के अंदर आते आते कॉलेज की तरफ ना जाकर ईशा के पीछे पीछे गार्डन की तरफ जाने लगा। वही ईशा का मूड उस वक्त इतना खराब था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह कॉलेज के गार्डन में जाकर देखा अंदर फंक्शन चलने के कारण वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि सब अंदर फंक्शन में था। लेकिन एक दो बेंच पर एक दो स्टूडेंट बैठकर बातें कर रहे थे। ये देखकर वह एक सुनसान जगह ढूंढकर जहाँ पर कोई नहीं था वहाँ पर एक बेंच पर जाकर बैठ गई, और शौर्य के बारे में सोचने लगी कि वह अब शौर्य को कैसे अपने दिल की बात बताएगी, क्योंकि प्रोफेसर शौर्य तो कॉलेज आया ही नहीं था। ईशा अपने निराशा चेहरे के साथ वहां बैठे हुए थे, तभी अचानक कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके बाद वह उससे कहा, फंक्शन अंदर चल रहे हैं तो तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रही हो? उस आवाज़ को सुनते ही ईशा को अपने दिल की धड़कन तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस आवाज़ को सुनकर के वह जो सुन रही है वह सच है, क्योंकि उसे अपने कानों पर ही आज विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी कि यह आवाज़ किसकी है। उसके बाद वह धीरे से पीछे घूमने लगी, ये देखने के लिए कि सच में जिसके बारे में वह सोच रही है क्या वही यहाँ पर है। ये सोचकर वह पीछे की तरफ घूमा तो देखा सच में उसके पीछे प्रोफेसर शौर्य खड़ा है। वह उस समय एक ब्लैक कलर के फॉर्मल सूट पहन रखा था, जो उसके गठीले बॉडी पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस वक्त वह बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम दिख रहा था। सेट किया हुआ बाल, फॉर्मल सूट पहने हुए, उसी के साथ मैचिंग शूज। ईशा तो उसे अपने सामने देखकर एक पल के लिए उसे देखता रह गया था, और उससे नज़रें हटाना भी भूल गए थे। थोड़ी देर बाद ईशा को जब रिलीज हुआ कि उसके सामने प्रोफेसर शौर्य खड़ा है, और वह कब से उसे लगातार घूरे जा रही है, तब वह जल्दी से उससे अपने नज़रें हटा लिया। उसके बाद ईशा प्रोफेसर शौर्य से बात करने के लिए उस जगह से उठने लगी, और उसके उठते ही एक पल के लिए हमारे प्रोफेसर साहब भी ईशा को देखकर देखता ही रह गया था, क्योंकि ईशा सच में उस रेड साड़ी में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर पहले उसने ईशा को साड़ी पहने हुए आते तो देखा था, लेकिन ईशा को गार्डन की तरफ आते देखकर शौर्य ईशा से बात करने के लिए इतनी जल्दी में था कि उसने ईशा क्या पहनी हुई थी उस वक्त उस बात को अच्छे से नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब अपने सामने साड़ी पहनी हुई अपनी ईशा को देखकर वह तो उसे देखता ही रह गया था, सब कुछ भूलकर। आज उसने पहली बार ईशा को साड़ी पहने हुए देखा था, और कहते हैं साड़ी में हर लड़की और औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। इसलिए उस वक्त शौर्य ईशा के साड़ी में देखकर उसके इस रूप अपनी आंखों में एक खूबसूरत यादों के तार पर कैद कर लेना चाहता था। इसलिए वह ईशा को उसके पैर से लेकर सर तक प्यार से देखता रहा। उसके बाद वह ईशा के मासूम से चेहरे को, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, उसे भी एकटक देखे जा रहा था। वही शौर्य अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर ईशा शर्म से अपने नज़रें झुका दिया, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहे थे शौर्य को ऐसे देखने से। उसे शौर्य के ऐसे देखने से उसे उसके नज़रों की तपेश से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसी के साथ उसे अपने दिल में कुछ हलचल सी होता हुआ महसूस होने लगा था, क्योंकि इस वक्त ईशा बहुत ही ज़्यादा प्यारी दिख रही थी, और उसे ऐसे शर्माते देखकर शौर्य के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गए। उसके बाद वह आगे बढ़कर ईशा से कहा, तुमने अभी तक बताया नहीं, अंदर फंक्शन चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो?
ये सुनकर ईशा ने ऐसे ही अपना चेहरा झुककर शौर्य से कहा, वह मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा लोगों के बीच। इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठने के लिए आ गई थी। अचानक शौर्य के ये पूछने पर ईशा ने जल्दी से यह बहाना बनाते हुए कह दिया था उसे। एक बार को तो वह झूठ बोलने के लिए हकलाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर उसने ये बहाना बना दिया क्योंकि वह शौर्य को ये तो नहीं बता सकती थी कि वह उसकी वजह से यहाँ आकर बैठी हुई है, क्योंकि वह उसके ना आने से बहुत ज़्यादा सैड थी और उसी के साथ वह निराश भी महसूस कर रही थी, इसलिए वह यहाँ आकर बैठी हुई थी। वही शौर्य ने जब ईशा के बात को सुना तो उससे कहा, मुझे भी ज़्यादा भीड़भाड़ वाले जगह पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने आज यहाँ ना आने के बारे में तय किया था, लेकिन फिर तुमसे मिलने के लिए मुझे आना ही पड़ा। अपने दिल के हाथे से मजबूर होकर उसने लास्ट के कुछ बातें बहुत ही धीरे से कहा था शौर्य ने, जिससे ईशा को उसकी बातें सुनाई नहीं दिया था। फिर शौर्य ने ईशा से आगे कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं जहाँ पर शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह पर। चैप्टर 282 ईशा और शौर्य के लंच। शौर्य ने ईशा से कहा, अगर तुम चाहो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं, मेरा मतलब है जहाँ शोर शराबा ना हो, क्योंकि मुझे भी शोर शराबे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी सोच रहा था यहाँ से जाने के बारे में, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो बाहर कहीं और, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी थोड़ी देर में। ये सुनने के बाद ईशा शर्माती हुई उसकी तरह बिना देखे उसे हाँ कह दिया, क्योंकि उसे भी शौर्य से बात करनी थी और उसे वह बात करने के लिए एक शांतिपूर्वक जगह के ही जरूर थे, इसलिए वह हाँ कह दिया उसके साथ जाने के लिए। ईशा के उसके साथ जाने के लिए मान जाने से शौर्य भी खुश हो गया और उसके बाद वह ईशा को अपने साथ लेकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगे। शौर्य ईशा को लेकर अपने घर के पास आया। उसके बाद वह सबसे पहले कार का पैसेंजर सीट के तरफ के डोर को ईशा के लिए ओपन किया। शौर्य के इस जेंटनेस से भरे हुए बिहेवियर को देखकर ईशा और भी ज़्यादा इम्प्रेस होने लगी थी उससे। उसके बाद ईशा चुपचाप अपना चेहरा नीचे करते हुए शौर्य के कार के अंदर बैठ गई, क्योंकि उसे शौर्य के नज़दीकियों की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रहे थे, इसलिए वह शौर्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। ईशा के बैठने के बाद शौर्य दूसरी तरफ से जाकर करके ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बाद कार स्टार्ट करके वहां से निकाल गए। वह शौर्य ईशा को लेकर एक बहुत बड़े 7 स्टार होटल में लेकर आए। ये होटल शौर्य के ही था। वह कॉलेज के प्रोफेसर होने के साथ ही साथ काफ़ी सारे बिजनेस भी संभल रहा था। प्रोफेसर होकर स्टूडेंट को पढ़ना उसके हॉबीज में से एक था, मतलब उसके पसंद का ये काम था, इसलिए वह करता था। उस होटल के बाहर कर रोकने के बाद वह ईशा को लेकर उस होटल के अंदर ले जाने लगे। उस होटल के मैनेजर को जब पता चला उनके बॉस आ रहे हैं तो वह वही गेट पर खड़े होकर अपने बॉस मतलब शौर्य का ही इंतजार कर रहा था। असल में शौर्य को लग रहा था कि आज ईशा उससे मिलने वाली है। भले ही उसे पता नहीं था क्या ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने आज के दिन के लिए ईशा के लिए कुछ सिंपल लेकिन कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा था। मतलब कॉल करके अपने आदमियों को इंडक्शन दिया था उन्हें क्या क्या करना है, और उस हिसाब से उन सब ने सारे तैयारी करके रखे थे शौर्य के आने से पहले। मैनेजर ने शौर्य को देखकर तुरंत उसका वेलकम किया, तो उसी के साथ ईशा को देखकर उसे भी कभी अच्छे से ग्रीट किया। वह ईशा को मैं कहकर संबोधन कर रहा था। भले ही वह एक नज़र ईशा को देखकर है समझ गया था कि यह लड़की जो उसके बॉस के साथ यहाँ आई है उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत ज़्यादा सम्मान देकर बात कर रहा था। जैसे शौर्य को रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था बिल्कुल वैसे ही ईशा को भी रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि उसे इतना तो पता था ये लड़की जो उनकी बॉस के साथ आई है वह उनके बॉस के लिए बहुत खास है, क्योंकि इससे पहले उनके बॉस कभी भी अपने साथ किसी भी लड़की को लेकर यहाँ नहीं आए थे। इससे पहले शौर्य जब भी यहाँ आया था तब वह हमेशा अकेला ही रहता था, और साथ ही आज के दिन उनकी बॉस शौर्य अगर इस होटल में किसी के लिए स्पेशल बुकिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स किया है तो इंसान उनके बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये समझना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
उस मैनेजर के वेलकम करने पर शौर्य ने सर हिला दिया और ईशा ने भी मुस्कुराकर रिप्लाई दिया उन्हें। उसके बाद शौर्य ईशा को लेकर आगे की तरफ जाने लगा। वहां से शौर्य एक लिफ्ट के अंदर चला गया, ईशा भी उसके साथ ही जा रही थी। थोड़ी देर में उनके लिफ्ट उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जाकर रुक गया और लिफ्ट का गेट ओपन हो गया और लिफ्ट के गेट खोलते ही शौर्य ईशा को लेकर लिफ्ट से बाहर निकाल आया। अभी तक ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य ने उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, लेकिन थोड़ी आगे चलने बाद उसे समझ आ गया था, क्योंकि थोड़ी दूर चलकर ही ईशा ने देखा वह दोनों जहाँ पर आया है वह एक बहुत बड़ा रूम टाइप का था, जिसमें दोनों साइड पर दीवारें थे, तो उसी के साथ बाकी के दोनों साइड वहाँ ग्लास के बने हुए थे, जहाँ से बाहर के शहर, लोग सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता था और ना ही बाहर से दिन के वक्त पर धूप आ रहे थे अंदर। ऐसे टाइप से वह जगह बना हुआ था। इस कांच के वॉल के सामने एक राउंड शेप के टेबल लगे हुए थे और उसी के साथ 2 कुर्सियां भी लगे हुए थे। साथ में वहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से रोज पटेल से डिज़ाइन बने हुए थे उस टेबल के ऊपर। उसे रूम के अंदर का लुक बहुत ज़्यादा क्लासिक था। शौर्य ईशा को लेकर आगे बढ़ता रहा और ईशा अपने आसपास के इन सब चीज़ों को सरप्राइज भरी लुक के साथ देखते हुए चली जा रही थी, क्योंकि यह सब उसके लिए एकदम नया एहसास था। ये सब देखकर वह जो महसूस कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार उसके लिए ये सब किया था, वह भी उस इंसान ने जिसे वह इतने सालों से पसंद करते हुए आ रही थी। टेबल के पास पहुंचकर शौर्य उनमें से एक कुर्सी को आगे की तरफ खींचकर उस पर ईशा को बैठने के लिए कहा। तो ईशा, जो अभी तक अपने चारों तरफ देखने में लगी हुई थी और यह सब देखकर उसमें पूरी तरीके से खोई हुई थी, वह अचानक शौर्य के आवाज़ से होश में आई और तब जाकर उसे याद आया कि उसके साथ यहाँ पर उस वक्त कोई और भी है, जिसे उसने आसपास के खूबसूरत चीज़ों को देखने के चक्कर में पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था। ये याद आते ही उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं मुझे ऐसे अजीब रिएक्ट करते देखकर शौर्य मेरे बारे में सोच रहा होगा। ये सोचते हुए बहुत चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई जो उसके बैठने के लिए शौर्य ने खींचा था। ईशा के बैठने के बाद शौर्य भी दूसरे चेयर पर जाकर बैठ गया। वही ईशा भले ही शौर्य से मिलने के लिए ही घर से निकली थी उसे अपना जवाब बताने के लिए, लेकिन अब उसे शौर्य ये के सामने बैठने में भी नर्वस महसूस हो रहे थे। कुछ जवाब देना तो दूर की बात, ईशा तो शौर्य से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उनके बैठने के बाद शौर्य ईशा की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो ईशा, तुमने सोच लिया कि मुझे तुम्हें क्या जवाब देना है इस बारे में? शौर्य की इस बात को सुनकर ईशा का दिल और भी तेजी से धड़कने शुरू कर दिया था, जो पहले से ही काफ़ी तेजी से धड़क रहे थे। शौर्य का उसके सामने होने से अब उसके सवाल को सुनकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कहे, क्योंकि भली वह सोचकर आई थी कि उसे शौर्य से मिलकर क्या कहना है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था घबराहट के मारे कि वह क्या कहे शौर्य को। इसलिए वह अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी, बिना कुछ भी जवाब दिए। ईशा को ऐसे रिएक्ट करते देखकर शौर्य समझ गया था ईशा नर्वस हो रही है और उसे थोड़ा वक्त चाहिए खुद को उसके सामने सहज करने के लिए। इसलिए वह उस बात को बदलते हुए ईशा से कहा, अच्छा छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी लंच का वक्त हो रहा है और भूख भी लगे होंगे तुम्हें, इसलिए पहले लंच कर लेते हैं। ये सुनकर ईशा में भी हाँ में अपना सर हिला दिया, क्योंकि ईशा इस वक्त उसे बात को कुछ देर के लिए टालना चाहती थी, क्योंकि अभी वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी शौर्य को अपने दिल की बात बताने से। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि वह अपनी हिम्मत जुटा सके शौर्य को उसका जवाब देने के लिए, और इसलिए उसे इस वक्त सबसे अच्छा आइडिया यही लगा कि वह शौर्य के बात को मान ले। ईशा के हाँ करने पर शौर्य ने तुरंत बाहर खड़े हुए स्टाफ को उनके लिए खाना लाने के लिए कहा। शौर्य ने पहले ही सारे इंतजाम करवा कर रखा था। थोड़ी देर में वहां पर वाटर तरह तरह की खाने से भरे हुए ट्राली लेकर आए। इतने सारे खाना देखकर ईशा सोचने लगी, इतना सारा खाना इन्होंने किसके लिए मंगवाया है? क्या सिर्फ हम दोनों के लिए इन्होंने इतना सारा खाना मंगवाया है? ये सब ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे।
तब तक उन वेट्रेस ने सारे खाने को उसे टेबल पर लगा दिया था। आप सिर्फ सर्वे करना बाकी था। ये देखकर शौर्य ने पोलाइटली उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और कहा बाकी का वह लोग कर लेंगे। ये सुनकर वह लोग तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ईशा ने जब अपने सामने रखे हुए उस डिशेज को देखा तब उसे रिलायंस हुआ ये सारा खाना उसके पसंदीदा था। ये देखकर वह विक्रम की तरफ देखने लगा, ये जानने के लिए कि विक्रम को कैसे पता चला उसके पसंदीदा खाने के बारे में। विक्रम काफ़ी देर से ईशा को नोटिस कर रहा था, इसलिए इतनी देर से ईशा के चेहरे पर आते जाते अलग अलग एक्सप्रेशन को शौर्य देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ईशा क्या सोच रही है उस वक्त। और जब उसने उन खाने को देखने के बाद उसके तरफ सवाल भरी नज़रों के साथ देखा पाया तो वह तुरंत समझ गया था ईशा उसे क्यों देख रही है। इसलिए वह बिना लत लपेट के सीधा ईशा को बताया अब प्यार किया है तो अपने प्यार के पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं करूँगा, ऐसा क्या हो सकते। शौर्य के यह बात ईशा के दिल को छू लिया। साथ ही उसके कहे हुए इस बात को सुनकर ईशा को बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसके दिल पहले से भी ज़्यादा जोरों से धड़कता हुआ महसूस होने लगा था। लेकिन इसने इसके आगे ना तो इसके बारे में शौर्य से कोई बात किया और ना ही वह शौर्य की तरफ नज़र उठाकर देखने की हिम्मत किया, बल्कि वह शौर्य से कहा मैं सर्वे कर देती हूँ। ये कहने के बाद वह शौर्य के जवाब के इंतजार किए बिना खुद ही उन दोनों के प्लेट में खाना निकालने लगे। वही शौर्य ईशा को ये सब करते हुए प्यार से देख रहा था। वह ईशा उन दोनों के प्लेट में उतना ही खाना रखा जितना वह दोनों खा सकते थे, क्योंकि उसे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भले ही ईशा एक अमीर घर प्रिंसेस थे जिसे किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह गरीब का दुख महसूस कर सकती थी, भूखे का भूख का तकलीफ भी। इसलिए वह कभी भी खाना वेस्ट नहीं करती थी। दोनों प्लेट में खाना सर्वे करने के बाद ईशा सबसे पहले बचे हुए खान को एक साइड पर कर दिया ताकि वह सारे खाना झूठा ना हो जाए। शौर्य ये सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था आखिर ईशा ये सब क्या कर रही है, लेकिन उसने इस बारे में ईशा से कुछ नहीं पूछा। उसके बाद दोनों चुपचाप बैठकर खाने लगे। ईशा बहुत धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी, जैसे वह पूरा वक्त खाना खाने में ही निकाल देना चाहती हो। उसकी हरकत को देखकर शौर्य अपने मन में हंस रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था आखिर ईशा क्या करने की कोशिश कर रही है। असल में ईशा सिर्फ वक्त को टालने के लिए ये सब कर रही थी ताकि उसे थोड़ा और वक्त मिले और वह तब तक शौर्य को उसके सवाल के जवाब देने से बच सके। चैप्टर 283 शौर्य और ईशा की रोमांटिक डांस। भले ही शौर्य को समझ आ गया था ईशा क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वह ईशा से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो ईशा के इस बच्चों वाली हरकतों को देखते हुए मजा ले रहे थे। शौर्य को ईशा के चाइल्ड्स बिहेवियर बहुत पसंद था। ऐसा करते हुए शौर्य को ईशा बहुत क्यूट लग रहे थे। काफ़ी देर तक ऐसा करने के बाद जब ईशा को लगा अब काफ़ी वक्त बीत गया है, तो वह आखिरकार शौर्य से कहा मेरा हो गया है। ये देखकर शौर्य मन ही मन हंस रहा था कि आखिरकार उसका बचपने से भरे हुए हरकत इतनी देर ही चल सका। उसके बाद शौर्य ईशा से कहा अच्छा मेरा भी हो गया है, चलो अब वह बातें करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। असल में शौर्य ने बहुत पहले ही अपना खाना कंप्लीट कर लिया था, वह तो बस ईशा के खाने का ही इंतजार कर रहा था। शौर्य की इस बात को सुनकर ईशा के दिल इस कदर धड़कना शुरू हो गया था कि ईशा को लग रहा था जैसे अब उसका दिल उसके सीने से बाहर ही आ जाएगा। लेकिन अब वह इस बात को और नहीं टाल सकती है, और वैसे भी आज वह शौर्य को उसका जवाब देने के लिए ही आई थी, तो अब वह ये बात को कंप्लीट कर लेना चाहते थे, इसलिए वह शौर्य की तरफ देखने लगी। वही शौर्य ने जब ईशा को अपने तरफ ऐसे देखता पाया तो वह अपने जगह से उठकर ईशा के तरफ जाने लगा धीरे धीरे चलते हुए। वही ईशा को शौर्य को अपनी तरफ बढ़ाते हुए देखकर इस कदर घबराहट हो रहे थे कि वह अपने साड़ी के पल्लू को अपने उंगली में उलझने लगी थी। शौर्य ईशा के पास आकर उसके हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया। उसके बाद वह उसके हाथ पकड़कर वहां से उस रूम के बीचों बीच ले गया। वही ईशा भी चुपचाप उसके साथ जा रही थी बिना उसे एक भी सवाल किए।
उनके वहां आते ही होटल के एक स्टाफ अंदर आकर शौर्य के हाथ में एक रेड रोजेस के बुके एक छोटे से खूबसूरत से शॉपिंग बैग देकर वहां से चला गया। ये सब पहले से ही शौर्य ने लाकर रखा था। ईशा के कुछ भी समझने से पहले ही शौर्य ने ईशा के सामने अपना एक पैर मुड़कर घुटनों पर बैठते हुए ईशा के तरफ सबसे पहले उस रेड रोजेस के खूबसूरत बुके को उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहा, वैसे तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, क्योंकि इस बारे में मैंने तुम्हें पहले ही कन्फेशन कर दिया था, लेकिन अभी तक तुमने उसके आंसर नहीं दिया। इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मेरी जिंदगी भर की वैलेंटाइन बनोगे। ये कहने के बाद शौर्य ईशा की तरफ उस रेड रोजेस के बुके को बढ़ा दिया। साथ ही वह लगातार ईशा की आंखों में प्यार से देखता जा रहा था। वही ईशा भी शौर्य की आंखों में देख रही थी और उसके आंखों में देखते हुए उसकी आंखों में धीरे धीरे खोए रही थी। ईशा को कुछ भी जवाब ना देते देख शौर्य ने एक बार फिर से उससे पूछा, क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनने के लिए तैयार हो, हमेशा के लिए। ये सुनकर ईशा ने शौर्य आंखों में देखते हुए उसके हाथों से उस बुके को लेते हुए शौर्य से कहा, हाँ मैं आपके जिंदगी भर की वैलेंटाइन बनने के लिए तैयार हूँ। ईशा की जवाब को सुनकर शौर्य के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ईशा ने उसे हाँ कह दिया। उसके बाद ईशा उसे वहां से उठने के लिए कहने लगे, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था शौर्य का ऐसे उसके सामने घुटनों पर बैठे रहना। लेकिन शौर्य का अभी उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, बल्कि वह तो उसके बाद अपने हाथ में पड़े हुए उस छोटे से बैग में एक रिंग निकालकर ईशा की तरफ उस रिंग को आगे किया और उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। शौर्य के ऐसे बेवकूफ़ के तरह ये पूछने पर ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब शौर्य को क्या कहें, क्योंकि अभी तो उसने उसके जिंदगी भर के वैलेंटाइन बनने के लिए हाँ कहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है? लेकिन अब वह क्या कह सकती थी, इसलिए वह अपना हाथ शौर्य की तरफ बढ़ा दिया और उसके गर्लफ्रेंड बने के लिए भी हाँ कह दिया। ये देखकर शौर्य खुश हो गया और उसके बाद उसने खुशी खुशी ईशा के उंगली में उस रिंग को पहना दिया। फिर बाहर खड़े स्टाफ को शौर्य ने एक सिग्नल दिया, जिससे तुरंत वहां पर ऊपर से उन दोनों पर फूलों की बारिश होने लगे। ऊपर से जो फूल उन पर गिर रहे थे वह पिंक रोजेस के पटेल थे जो उस रूम के बीचों बीच ऊपर बंधा हुआ था कपड़े से। और जैसे ही शौर्य के ऑर्डर उन्हें मिले स्टाफ ने तुरंत उन पर फूलों की बारिश करवा दिया। ये सब देखकर ईशा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह तो अपने दोनों हाथ फैलाकर उन फूलों को अपने ऊपर महसूस करने लगी। तो वही ईशा को ऐसे खुश देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लग रहा था। ईशा इस वक्त उस रेड साड़ी में उन फूलों की बीच बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह। शौर्य तो प्यार से उसे देखता रहा काफी देर तक। वह तो अपना पलके झपकना भी भूल गया था अपने ईशा को देखते हुए। उसके बाद शौर्य जिस बैग से रिंग निकाला था उसी बैग से एक चॉकलेट का बॉक्स निकालकर ईशा की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि शौर्य को पता था ईशा को चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए चॉकलेट लाया था। वही ईशा उस चॉकलेट के बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़कर ईशा को अपने साथ डांस के लिए पूछा तो ईशा तुरंत उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए उसके साथ डांस करने के लिए हाँ कह दिया। तभी वहाँ पर अचानक धीमे धीमे रोमांटिक म्यूजिक बजने लगे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना रे प्यारे, और रे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना रे प्यारे, जिया जाए ना रे प्यारे, प्यारे धो पाए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए ना रे प्यारे, जिया जाए ना रे प्यारे, प्यारे ऊ। इस गाने बोल के साथ शौर्य और ईशा एक दूसरे के आंखों में पूरी तरीके से खोए हुए धीरे धीरे डांस करना शुरू कर दिया। वह दोनों उस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे और पूरी तरीके से उस सॉन्ग के बोल के साथ खोए हुए थे, जैसे वह दोनों आंखों ही आंखों में उस गाने के उसे लिरिक्स के जरिए एक दूसरे को अपने अपने भावनाएं बता रहे हो। वहाँ के माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए थे और उस सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे।
तभी दोनों में से ईशा पहले होश में आई, और तब उसे रिलायंस हुआ कि सॉन्ग तो कब का खत्म हो गया है। लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे के आंखों में खोए हुए डांस किया जा रहे हैं। ये बात रिलायंस होते ही वह शर्मा गई। उसके बाद वह जल्दी से शौर्य से अलग होने लगी। अब जाकर शौर्य भी अपने ख्वाब की दुनिया से बाहर आ गया था, क्योंकि वह तो उस गाने के बोल को महसूस करते हुए ईशा के साथ दूसरी जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उस वक्त ईशा और वह उस गाने को गाते हुए एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक तरीके से डांस कर रहे थे, बिल्कुल फिल्म के रोमांटिक हीरो हीरोइन की तरह। होश में आने के बाद भी शौर्य के मन नहीं था ईशा को खुद से दूर जाने देने के लिए। वह ईशा के कमर को पकड़कर रोकते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे अपने चेहरा ले जाने लगा। वही अचानक ईशा को जब अपने कमर पर शौर्य के पकड़ मजबूत होता हुआ महसूस हुआ, तब वह अंदर तक सिहोर उठी, क्योंकि डांस करते हुए शौर्य उसके कमर को पकड़ रखा था, लेकिन साड़ी के ऊपर से। और तब वह इतने कस के उसके कमर को नहीं पकड़ा था। इस वजह से तब उसे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त जब वह उसके कमर को पकड़ा था, उस वक्त उसके कमर से साड़ी थोड़े रह गए थे डांस करने की वजह से। इस वजह से शौर्य के हाथ अपने कमर पर डायरेक्ट टच हो रहे थे, जिसे महसूस करके ईशा को अपने अंदर एक अलग से गुदगुदी सी महसूस होने लगे थे। वही उसके बाद जब वह शौर्य को अपनी तरफ अपना फेस को बढ़ते देखा, तब उसे लगा शौर्य उसे किस करना चाहता है। ये सोचकर वह बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि इससे पहले वह कभी भी ना तो किसी के साथ रिलेशन में रही थी और ना ही कभी किसी लड़के के इतने करीब आई थी, इसलिए उसे इतना ज़्यादा घबराहट महसूस हो रहा था। उसने घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया था। तभी उसे अपने माथे पर शौर्य के होठों के छुअन महसूस हुआ, और शौर्य को उसके होठों की जगह उसके माथे पर किस करते देखकर ईशा के होठों पर एक खूबसूरत से मुस्कुराहट खिल गए। शौर्य को अपने करीब बारते देखकर ईशा को बिल्कुल भी नहीं लगा कि शौर्य ऐसा कुछ करेगा। शौर्य के होठों के छुअन में प्यार के सिवा कुछ नहीं था ईशा के लिए, क्योंकि आज शौर्य बहुत खुश था, क्योंकि आज उसके प्यार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए वह अपने भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था। और भावनाओं को काबू में रखना भी कैसे, क्योंकि ईशा उसके आज कल का नहीं बल्कि सालों का एक तरफा प्यार था, जो आज जाकर दोनों साइड के प्यार में बदले थे। उसके बाद शौर्य ईशा को अपने पाकर से आज़ाद कर दिया। शौर्य के पाकर से छूटते ही ईशा शर्माने लगी, और शर्माते हुए वह अपना चेहरा नीचे कर लिया, क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगे थे। उसके चेहरे की गुलाबी रंगत को देखकर शौर्य के होठों पर मुस्कुराहट आ गए थे, उसे ऐसे शर्माते देखकर। उसके बाद काफ़ी देर हो जाने के कारण ईशा ने शौर्य से कहा, अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो घर वाले परेशान होंगे। ये सुनकर शौर्य ने भी हाँ कह दिया, लेकिन जान से पहले ईशा ने होटल के एक स्टाफ को कहकर वहाँ साइड में रखे हुए बाकी के खाने को अलग अलग जगह पर पैक करने के लिए कहा। साथ ही उसने उसके साथ कुछ और खाने की भी ऑर्डर कर दिया। ईशा ने जो खाने की ऑर्डर दिया था उसे भी उसने पैक कर देने के लिए कहा उन खाने के साथ। ये देखकर शौर्य ने उससे पूछा कि वह ये खाने का क्या करेगी, लेकिन ईशा ने उसे सीधे कुछ भी बताने के जगह उससे कहा, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो शौर्य ने भी आगे कुछ नहीं पूछा ईशा से इस बारे में, और थोड़ी देर में उनके ऑर्डर के मुताबिक खाना पैक करके वहां आ गया था। उसके बाद ईशा उन सब खाने को लेकर शौर्य के साथ वहां से चली गई। वैसे तो वह जो खाने का ऑर्डर किया था उनका पैसा वह देना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि यह उनका ही होटल है, इसलिए उसे पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर बॉयफ्रेंड साथ हो तो गर्लफ्रेंड को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होते हैं, क्योंकि यह काम और हक दोनों ही एक बॉयफ्रेंड का ही होता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैसा खर्च करें। और शायद तुम्हें याद नहीं है, अब हम दोनों रिलेशन में हैं, जिसका मतलब हम दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया शौर्य ये सवाल के, बल्कि वह शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। उसके बाद दोनों शौर्य के कार में बैठकर वहां से निकल गए। चैप्टर 284 रूही को देखकर विक्रम ने खोया अपना होश। ईशा शौर्य के कार में बैठी हुई एक एड्रेस पर उसे ले जाने के लिए कहा।
तो ईशा के बताए हुए जगह पर कर ड्राइव करते हुए थोड़ी देर में ईशा और शौर्य पहुंच गए। वहां पहुंचकर शौर्य ने कर रोकने के बाद बाहर की तरफ देखा तो देखा बाहर एक बस्ती टाइप जगह है, जहां पर बहुत छोटे छोटे काफी सारे घर बना हुआ था। वहीं पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो साथ ही बाकी वहां पर रहने वाले लोग आसपास काम भी कर रहे थे। ये सब देख ही रहे थे शौर्य बहुत ध्यान से। तभी उसने देखा दूसरे साइड के डोर को खोलकर ईशा कर से बाहर आ गई थी, और वह उन सब खाने के वैक्स को भी बाहर ले गई थी। और ईशा के वहां आते ही वहां मौजूद सारे बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे वही ईशा को देखते ही दीदी दीदी कहते हुए ईशा की तरफ दौड़कर आने लगे थे। ईशा भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब तक शौर्य भी कर से बाहर आ गया था, और ईशा को उन बच्चों के साथ बात करने की तरीका और उन बच्चों का ईशा को देखकर उनके चेहरे पर आई हुई खुशी को देखकर शौर्य समझ गया था ईशा यहाँ अक्सर आती रहती है, इसलिए वह सब उसे इतना पहचानते हैं। तभी ईशा मुस्कुराते हुए उन सब बच्चों का नाम लेते हुए कहा, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये कहकर वह एक एक खाने के पैकेट एक एक बच्चे के हाथ में देने लगी। तो बच्चे भी खुशी खुशी उसके हाथ से उन पैकेट को लेने लगे, और उनके अंदर खाने को देखकर वह सारी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि इतने तरह तरह का टेस्टी खाने को देखकर उन सब बच्चों की खुश होना भी तो लाजमी था, क्योंकि उनके लिए 2 वक्त का सुख खाना मिलना भी बहुत मुश्किल होता था अपना पेट भरने के लिए। तो उनके लिए ऐसे टेस्टी खाना खाना किसी सपने से कम नहीं था। उसके बाद वह सब बच्चे बॉक्स खोलकर खाने लगे। ये देखकर ईशा ने उन्हें मना किया खाने के लिए, और उसके बाद उनसे कहा, मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि खाने से पहले क्या करना चाहिए। ये सुनते ही सारे बच्चे एक साथ कहा, हाथ धोना। ये सुनकर ईशा ने मुस्कुरा कर कहा, गुड, अब आप सब अपने अपने घर जाओ और हाथ धोकर वहाँ ही खाना खाना, और मैं अभी जा रही हूँ, फिर आऊँगी तुम सबसे मिलने। ये कहने के बाद वह उन सबको बाय कहकर वहाँ से जाने लगी। उसके बाद वह शौर्य के घर में जाकर वापस बैठ गई। ईशा के बैठने के बाद शौर्य भी कार में वापस आकर बैठ गया था, और अभी जो कुछ भी उसने देखा था उस बारे में सोचते हुए उसे अपने ईशा पर गर्व हो रहे थे, क्योंकि ईशा ने जो किया था वह बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन एक अमीर घर की राजकुमारी होने के बाद भी उसमें ज़रा सा भी अपने पैसों का घमंड नहीं था। और ईशा के लिए हर इंसान समान था, चाहे गरीब हो या अमीर। वह कभी भी उनमें फ़र्क नहीं करती थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। शौर्य को आज भी याद है जब वह ईशा को पहली बार देखा था तब भी ईशा दूसरों की मदद ही कर रही थी। उसके बाद शौर्य ईशा की तरफ देखते हुए गौर से मुस्कुरा रहा था। उसे अपने पसंद और अपने प्यार पर नाश हो रहा था। वही ईशा ने जब शौर्य को ऐसा अपने तरफ देखते हुए मुस्कुराते देखा तो उसे पूछने लगे, क्या हुआ आपको? आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं मुझे देखकर? तब शौर्य ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वह ईशा से पूछा, तो तुम इन बच्चों के लिए खाना ला रही थी तो मुझे बताएं क्यों नहीं मेरे पूछने पर? तब ईशा ने शौर्य को कहा, मैंने सोचा आप मेरे साथ यहाँ आने के बाद खुद ही देख लेंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया आपको। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद वह शौर्य से आगे कहा, आपको पता है अक्सर लोग रेस्टोरेंट में होटल में जब खाने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे खाना ऑर्डर तो कर देते हैं लेकिन खाते नहीं ही। हाँ, उन खाने का बिल वह लोग पे कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत सारा खाना वेस्ट होते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होते हैं, और उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं कि वह लोग खाना खरीद कर खा सके। हम सब तो घर पर भी कितना सारा खाना वेस्ट करते हैं, और अगर घर पर कोई पार्टी हो तो क्या कहना तब खान की बर्बादी के बारे में। लेकिन अगर हम वही बचे हुए खाने को वक्त पर हम ऐसे लोगों के पास पहुंचा दे तो वह खाना बेस्ट भी नहीं होगा, और लोगों को भूख भी नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही अगर हम लोग वह खाना किसी को देने के लिए ला ही रहे हैं तो क्यों ना खाना खाने से पहले सारे खाने को झूठा करने की जगह पहले से ही प्लेट में उतना ही खाना हम लोग खा सकते हैं, और झूठा ना बाकी के खाने को साइड में रख देने से वह खाना किसी को देने लायक भी होगा। तारांकन। ईशा के ऐसे समझदारी भरे बातों को सुन शौर्य ने ईशा से कहा, तुम्हारे बातों को सुनकर लागी नहीं रहा है कि तुम इतनी छोटी हो।
हर कोई अगर तुम्हारी तरह सोच तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन कोई और चाहे तुम्हारे इस बात को सपोर्ट करें या ना करें, मैं ज़रूर करूँगा। आज से मैं भी तुम्हारे इस काम में तुम्हारे साथ दूंगा और कभी खाना वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि वह खाना ज़रूरतमंद के पास पहुँचूँगा जिससे उन्हें भी भूख ना रहना पड़े और खाना वेस्ट भी ना हो। ये कहकर शौर्य कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वही शौर्य के इस बात को सुनकर ईशा भी खुश हो गई। उसके बाद वह मुस्कुराने लगी। फिर शौर्य ईशा को ना चाहते हुए भी उसके घर के पास छोड़ दिया। वैसे तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था ईशा से दूर जाने का, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि शाम होने को आए थे और अगर ईशा अभी घर ना पहुंची तो उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते। ये सोचकर वह ना चाहते हुए भी ईशा को उसके घर छोड़ दिया। वही ईशा भी इसके बाद शौर्य को बाय कहकर अपने घर चली गई। जाने से पहले वह शौर्य के कार से रेड रोजेस के उस बुके और उस चॉकलेट के बॉक्स को भी लेकर गई अपने साथ जो उसे शौर्य ने दिया था। और घर आने के बाद वह पहले छुपते छुपाते हुए वह दोनों चीज़ अपने रूम में रख कर आई। उसके बाद वह अपने मॉम डैड से मिलकर वापस अपने रूम में चली गई। और रूम में आने के बाद वह वही सब सोच रही थी जो कुछ भी आज हुआ था उसे बारे में। और उसे बारे में सोचते हुए वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और शर्मा भी रही थी। रात को डिनर करने के बाद जब वह वापस कमरे में सोने के लिए आई थी तब भी उसकी आंखों में नींद नहीं था। वह अभी भी शौर्य के बारे में ही सोच जा रहा था। एक बार शौर्य के प्रपोज करने के उस पल के बारे में सोचती हुई हंस रही थी, तो एक बार शौर्य के नज़दीकियों के बारे में सोचते हुए वह शर्मा जा रही थी। कभी वह अपने पिलो को उठाकर अपने चेहरे छुपा रही थी। ऐसे ही वह रात भी बीत गए। अगली सुबह जहां एक तरफ पूरी रात शौर्य के ख्यालों में खोई हुई जागते हुए बिताया था हमारे ईशा ने, तो वही अभी सुबह के वक्त वह चैन से सो रही थी अपने बेड पर अपने बड़े से टेडी बेयर को हक करके बिना किसी चीज़ के बारे में सोचकर। तो वही दूसरी तरफ रूही जल्दी उठकर तैयार होकर अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी। उस वक्त रुद्राक्ष भी तैयार हो गया था और वह नीचे नाश्ता करने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसे भी ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकलना था। और जब वह नीचे आया उस वक्त वह रूही दी को भी नीचे आते हुए देखा, तो वह उसे कहा, दी हम लोग रास्ता करके निकलते हैं साथ में। मैं आपको ऑफिस जाने से पहले शीतल दी के घर पर ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं ऑफिस घर पर ड्रॉप करके ऑफिस निकल जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे भी ऑफिस जल्दी पहुंचना है। इसलिए मैं आज जल्दी ही तैयार हो गया था, क्योंकि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर रूही सोचने लगी अब वह क्या बहाना बनाएगी, क्योंकि वह रुद्राक्ष के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह सच में शीतल के घर तो नहीं जा रही थी और वह रास्ते में विक्रम से मिलने वाली थी। इसलिए वह रुद्राक्ष को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, जिसे रुद्राक्ष को सच पता चल जाता। इसलिए वह जल्दी से बहाना बनाते हुए रुद्राक्ष से कहा कि रुद्र तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम ब्रेकफास्ट करके सीधे ऑफिस निकल जाना। मैं शीतल के साथ जाने वाली हो, क्योंकि शीतल मुझे लेने आ रही है और मेरे पास अभी ब्रेकफास्ट करने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि शीतल पहुंचने ही वाली है। इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ और उसके घर पर ही मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तुम ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए सीधे निकल जाना, नहीं तो तुम्हें मीटिंग के लिए देर हो जाएगा। रूही ब्रेकफास्ट करने के लिए इसलिए नहीं रोक रही थी क्योंकि इससे रुद्राक्ष को पता चल जाता कि रूही को लेने के लिए शीतल नहीं आ रही थी। पर वह रुद्राक्ष के साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए वह पहले निकलना चाहती थी घर से। ये सुनकर रुद्राक्ष ने रूही को शीतल के साथ जाने के लिए अपना सहमति दे दिया। उसके बाद रूही जल्दी से शिवन्या से मिलकर शिवांश को बहुत सारा अपना प्यार देकर उसके बाद घर से जल्दी से निकल गई। उसने पहले ही अपने लिए कैब बुक कर लिया था और उसने कैब को उसके घर से थोड़ी दूर ही आने के लिए कहा था। इसलिए वह घर से कुछ दूर पैदल जाने लगी और कुछ दूर जाते ही उसे अपना कैब भी आते हुए दिखाई दिया, तो वह उसमें बैठकर वहां से निकल गई। वह कैब में बैठने के बाद कैब ड्राइवर से कहा उसे जल्दी से उस पार्क में पहुंचने के लिए, जहां पर वह विक्रम से मिलने वाली थी।
तो उस कैब ड्राइवर ने भी रूही की बात को सुनकर जी मैम कहकर रूही के बैठते ही तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से निकल गए, रूही को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ विक्रम पूरी रात रूही के बारे में सोचते हुए सो भी नहीं पाया था। रूही से मिलने के खुशी में पूरी रात जाग कर सुबह होने का इंतजार करती रही थी, क्योंकि उसे जब से रूही ने कहा वह आ रही है उसके साथ रहने के लिए, तब से उसके अंदर पता नहीं क्यों एक खुशी के लहर दौड़ रहे थे कि वह पूरी रात बेचैनी में करवटें बदलते हुए सुबह होने की इंतजार कर रहा था। और सुबह सूरज के रोशनी निकलने से पहले ही वह बेड से उठकर नहाकर तैयार होकर घर से निकल गया था, कार में बैठकर उस पार्क तक जाने के लिए। वह तो आज जाने से पहले 5 जोड़ी कपड़े पहनकर चेंज कर चुका था, क्योंकि उसे आज अपना कोई भी सूट पसंद ही नहीं आ रहा था। असल में रूही से मिलने जाने के लिए उसे उनमें से कोई भी कपड़ा सूटेबल नहीं लग रहा था। 5 जोड़ी कपड़े चेंज करने के आखिर में आकर विक्रम को एक ब्लू कलर का सूट पसंद आया, तो वह जल्दी से उसे पहनकर तैयार हो गया। उसके बाद खुद को एक बार अच्छे से देखने के बाद जब उसे तसल्ली हुआ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तब जाकर वह घर से निकल गया और थोड़ी देर में वह कार ड्राइव करते हुए उस पार्क तक पहुंच गया था। उस वक्त सिर्फ सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुबह के वक्त होने पर वहां पर कुछ लोग उस समय मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए थे, तो कोई ऐसे ही पार्क में बैठे हुए थे। लेकिन विक्रम जब वहां पहुंचा तब रूही नहीं आई थी, इसलिए विक्रम एक बार अपने हाथ में पहना हुआ वॉच में टाइम देखा, जिससे उसे पता चला कि वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गया है। इसलिए वह समझ गया था रूही को आने में अभी देर है। इस बात को समझने के बाद वह वहां एक बेंच पर बैठकर रूही के आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ रूही घर से 8:30 निकली थी और उस पार्क तक पहुंचने उसे 9:15 हो गया था। उस पार्क के सामने पहुंचते ही कैब रुक गया, और कैब के रुकते ही रूही जल्दी से अपने फ़ोन से उन्हें पैसे पेमेंट करके कैब से उतरकर अपने बैग्स को लेकर जल्दी से उस पार्क के अंदर जाने लगी, ये देखने के लिए कि विक्रम आया कि नहीं। अभी तक उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था विक्रम तो कब का यहाँ पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा है, वह भी कब से, शायद करीबन 2 घंटे से। वहीं दूसरी तरफ विक्रम काफ़ी देर तक उस बेंच पर बैठे हुए रूही के इंतजार करने के बाद भी जब रूही वहां नहीं आई तब उसे और रहा नहीं गया, तो उसने सोचा रूही को कॉल करने के बारे में। इसलिए वह अपने फ़ोन में रूही को कॉल लगाते हुए वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगा, बाहर खड़े रहकर रूही के इंतजार करने के बारे में सोचकर। लेकिन जैसे ही वह बाहर की तरफ आया, रूही के फ़ोन लगने से पहले ही उसकी नज़र सामने से आ रही रूही पर पड़ी। रूही उस वक्त एक नीले रंग के मिडिल कार्ट कुर्ती पहन रखी थी, उसका बाल खुला हुआ था और वह एक हाथ में अपने ट्रॉली बैग को खींचते हुए दूसरे हाथ में अपने साइड बैग और फ़ोन संभालती हुई आगे बढ़ रही थी। रूही के चेहरे को देखते ही विक्रम वहीं ठहर गया, क्योंकि उसके लिए तो रूही को देखते ही वक्त ही जैसे ठहर सा गया था। उसे अपने कान में म्यूज़िक सुनाई देने लगे थे, साथ ही साथ उसे हवाई चलता हुआ महसूस हो रहे थे। वैसे हवा तो सच में चल रहे थे, लेकिन म्यूज़िक नहीं चल रहे थे, वह तो विक्रम के अंदर बच रहे थे। और सुबह के वक्त पर ठंडी हवा में रूही के खुले बाल लहरा रहे थे। विक्रम तो मानो पूरी तरीके से बुद्ध बनकर वहां खड़ा हुआ था। उसे स्लो मोशन में म्यूजिक के साथ रूही धीरे धीरे उसकी तरफ आती हुई दिखाई दे रहा था, इसलिए वह सब कुछ भूल कर रूही को ही एकटक देखे जा रहा था। वह अभी भी अपने फ़ोन को अपने कान में लगा रखा था और वह फ़ोन पर रूही को कॉल लगाए रखे थे, लेकिन रूही को सामने से आते हुए देखना के बाद भी उसे कॉल कट करने तक का होश ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने लगेज और बैग संभालते हुए सामने की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके हाथ में पड़ा हुआ फ़ोन रिंग करने लगा। तभी वह अपने फ़ोन में देखने जा रही थी कि उसे कौन कॉल कर रहा है इस वक्त। उसी वक्त एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और उसके बाल इस कदर उड़ने लगे, इधर हवा के वजह से उसके चेहरे पर आ गए थे उसके सारे बाल, और वह इस कदर इरिटेट हो गए कि वह अपने हाथ में पड़े हुए फ़ोन और हैंडबैग के साथ अपने चेहरे से बाल को हटने कोशिश करने लगी। उसके बाद उसने सोचा एक बार पार्क के अंदर जाकर एक बेंच पर सारे सामान रख कर बैठने के बाद चेक करूंगी तब कौन कॉल कर रहा था उसे।
ये सोचकर वह ऐसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया कि तभी उसके चेहरे पर बाल आने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया, और सामने पड़े हुए एक पत्थर के टुकड़े पर उसके पैर जा लगे, और वह अचानक ठोकर खाने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाए और सामने की तरफ गिरने लगी। वही उससे थोड़ी दूर खड़े विक्रम ने रूही को ऐसे गिरते देखकर अपने सेंस में पूरी तरीके से वापस आ गया था, अपने ख्वाब की दुनिया से। उसके बाद वह जल्दी से रूही के तरफ भागने लगा उसे गिरने से बचाने के लिए। वही रूही अभी तक विक्रम को देखा नहीं था वहां, और जब वह गिरने को हुई तभी अचानक भागते हुए विक्रम हीरो की तरह उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गया और उसे गिरने नहीं दिया, बल्कि वह उसे बाहों में थाम कर उसे गिरने से बचा लिया। वही रूही जब गिरने को हुई पहले खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकते हैं तब वह डर कर अपनी आंखें बंद कर लिया और गिरकर खुद को चोट लगने की इंतजार करने लगे। तभी अचानक जब उसे लगा कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि वह तो जमीन पर गिरी ही नहीं, तब वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। तब उसे रिलायंस हो गया था कि वह इस वक्त किसी के बाहों में है। तो वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगे और आंखें खोलते ही उसकी नज़र सीधे विक्रम की नज़रों से जा मिले। उस वक्त उसके दिल की धड़कन भी बहुत तेज धड़क रहे थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि उसकी धड़कन गिरने के डर के कारण बढ़ा हुआ था, या फिर विक्रम को अपने इतने नज़दीक देखकर उसके दिल की धड़कन इतना तेज धड़क रहा था। वह विक्रम को देख ही रहा था, इतने में ही उसे विक्रम की आवाज़ सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह अपने सेंस में वापस आ गई। नहीं तो वह विक्रम को देखने में इस कदर खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास का भी होश नहीं था उस वक्त। विक्रम उससे पूछ रहा था कि क्या वह ठीक है, क्या उसे चोट तो नहीं लगी। विक्रम की आवाज़ से सेंस में वापस आने के बाद फिर वह जल्दी से विक्रम से दूर होने लगी। वह बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी अचानक विक्रम के करीब आ जाने से। साथ ही जब उसे याद आया कि वह कैसे विक्रम को देख रही थी, यह याद करते ही रूही सोचने लगी, पता नहीं विक्रम मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं कैसे उन्हें घूर कर देख रही थी। विक्रम से दूर होने के बाद रूही विक्रम के तरफ ना देखकर इधर उधर देखते हुए विक्रम से कहा, नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर विक्रम ने सबसे पहले जल्दी से रूही के हाथ से रूही के लगेज को लेते हुए से कहा, चलो चलते हैं। ये सुनकर रूही भी विक्रम के साथ जाने लगी, अपने हैंडबैग और फ़ोन को अपने हाथ में लेकर, क्योंकि उसके लगेज तो विक्रम ने ले लिया था उसके हाथ से। पार्क से बाहर आने विक्रम रूही को अपने घर की तरफ ले जाने लगा। विक्रम ने रोड के दूसरे साइड अपने कार को एक साइड पर पार्क करके रखा था। वहां पर जाकर विक्रम पहले रूही के लिए कार के पैसेंजर साइड का डोर खोला। उसके बाद रूही बैठ गई कार के अंदर। रूही के बैठने के बाद विक्रम भी कार के दूसरी तरफ जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसके बाद कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया, लेकिन विक्रम रूही को लेकर सीधे अपने मैंशन में न जाकर कहीं और जाने लगा। असल में विक्रम समझ गया था कि जरूर रूही इतना सुबह सुबह निकालने के चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, और वैसे भी उसने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए वह रूही को लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा था। रूही को एक रेस्टोरेंट पर ले गया। वहां जाकर वह गाड़ी रोककर जब वह घर से बाहर आकर रूही के तरफ का डोर को खोलकर जब रूही को वह बाहर आने के लिए कहा, तक रूही उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वह आंख में आंखों में विक्रम से पूछ रही हो, हम लोग घर ना जाकर यहाँ क्या करने के लिए रुके हैं। रूही ने अभी तक साइड में उस रेस्टोरेंट को नहीं देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम ने यहाँ क्यों कर रोका है। रूही की आंखों में दिख रहे सवाल को समझ विक्रम ने उससे कहा, पहले बाहर तो आओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा हम लोग यहाँ क्यों रुका है। विक्रम की इस बात को सुनकर रूही घर से बाहर आ गई। चैप्टर 285 डीएनए टेस्ट की प्लानिंग। कार से उतरने के बाद रूही ने देखा वह लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, जिसे देखकर वह समझ गई विक्रम बाहर क्यों आया है, मेंशन जाने के जगह। उसके बाद विक्रम रूही को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद एक टेबल पर दोनों बैठ गए। उसके बाद विक्रम एक वेटर को बुलाया उनके ऑर्डर लेने के लिए। ये रेस्टोरेंट एक कैफ़े की तरह था। रूही को पूछने पर कि वह क्या ऑर्डर करना चाहती है अपने लिए, तब रूही ने सिर्फ अपने लिए एक कॉफ़ी और एक सैंडविच मंगवाया।
तो विक्रम ने भी अपने लिए वही मंगाई। उसने रूही के ऑर्डर को डबल कर दिया और उस बेटर को जल्दी उनके ऑर्डर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में उनके सैंडविच और काफ़ी आ गए। उसके बाद दोनों अपना अपना सैंडविच और कॉफ़ी फिनिश करने के बाद बिल पे करके वापस कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। और थोड़ी देर में वह दोनों विक्रम के उस बीच के पास के मैंशन में पहुँच गए जहाँ पर वह दोनों साथ में रहने का फैसला किया था। मैंशन में आने के बाद रूही यह सोच कर घबरा रही थी कि क्या उसे विक्रम के साथ एक ही रूम में रहना होगा। वैसे तो इससे पहले वह दोनों एक रूम को शेयर किया था शादी के बाद, लेकिन तब बात अलग था। तब दोनों के बीच में कोई बात भी नहीं होता था और तब विक्रम घर पर बहुत काम आता था, इसलिए ज़्यादातर रूही विक्रम के कमरे में अकेली ही रहती थी। और अगर विक्रम घर आ भी जाता था तब काम के बहाने विक्रम अपने स्टडी रूम में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता था और कभी कभी तो वह वही स्टडी रूम में ही रात को सो जाया करता था। और अगर कभी देर रात को अपने कमरे में विक्रम वापस आता भी था तब तक रूही सोफे पर सोई हुई होती आई थी, इसलिए विक्रम चुपचाप रूम में आकर बेड पर सो जाता था। इसलिए तब की आई बात अलग था। इसलिए अब रूही को विक्रम के साथ एक रूम में रहने के बारे में सोचकर ही अजीब सा लग रहे थे। वही रूही को सोफे पर बैठकर किसी गहरी सोच में खोए हुए देखकर विक्रम उसके चेहरे को गौर से देखते हुए ये समझने की कोशिश कर रहा था आखिर रूही सोच क्या रही है। रूही के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर विक्रम उसके मन के बात को कुछ हद तक समझ पा रहा था और उसके दुविधा को भी समझ पा रहा था, क्योंकि रूही इधर उधर वहाँ के रूम को अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जिसे विक्रम को बहुत आसानी से समझ आ गया था कि रूही क्या सोच रही है। उस वक्त उसे भले ही समझ आ गया था, लेकिन फिर भी रूही के सामने यह बात बहस नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रूही के करीब रहना चाहता था। पता नहीं क्यों वह अब रूही से थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वह रूही के करीब हर वक्त रहना चाहता था, जिसका शुरुआत रूही के साथ रूम शेयर करने से करना चाहता था। इसलिए वह उसके बाद वहां से उठाते हुए रूही के लगेज को फिर से अपने हाथ में उठा लिया और फिर वह रूही से कहा, रूम में चलो, पहले फेस हो जाओ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। विक्रम की इस बात को सुनकर रूही विक्रम को अपने लिए दूसरी रूम के बारे में कहने वाली थी। इतने में ही विक्रम उसे कुछ भी कहने के मौके दिए बिना अपने बात कहने के बाद वहां से ऊपर की तरफ जाने लगा, जिससे रूही को ना चाहते हुए भी विक्रम के पीछे उसके रूम में जाना पड़ा। वही विक्रम रूम में आने के बाद रूही के लगेज को अपने रूम में रखने के बाद वह रूम से बाहर जाने लगा। तब तक रूही भी वहां आ चुकी थी। वह रूम से बाहर जाते जाते रूही से कहा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगा क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तब तक अपने काम निपटा कर आता हो। तो रूही ने भी ठीक है कहकर उसे जाने का परमिशन दे दिया। तो विक्रम भी वहां से स्टडी रूम के तरफ चला गया। स्टडी रूम में आकर वह सबसे पहले चेंज किया। उसने जो सूट पहनकर रूही के पास गया था वह चेंज करके घर के कपड़े पहन लिया था जो पहले से ही स्टडी रूम में रखे हुए थे। उसके बाद वह वो काम करने लगा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, मतलब समायरा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करना और यह पता करना कि आखिर उस रात की पूरी सच्चाई क्या है और क्या सच में समायरा प्रेग्नेंट है, और अगर वह प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर पाल रहे बच्चों के पिता कौन है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात आखिर वह उसे क्यों अपने बच्चों का बाप बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल था विक्रम के पास जिसके जवाब अभी ढूंढना बाकी था, क्योंकि भले ही रूही उसके साथ रहने के लिए और उसे एक मौका देने के लिए मान गई थी, लेकिन अभी तक उसने खुद को समायरा के प्रेगनेंसी के मामले में इनोसेंट साबित नहीं किया। और जब तक वह इस मामले में मतलब समायरा के प्रेगनेंसी के मामले में खुद को सबके सामने और ख़ास करके रूही के सामने बेगुनाह साबित ना कर दे सारे सबूत के साथ, तब तक वह रूही के साथ ना तो अपने रिश्ते को सुधर सकता था और ना ही वह पूरी तरीके से रूही को यह विश्वास दिला सकता था कि वह इस मामले में निर्दोष है, और नहीं वह रूही के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, और ना ही वह दोनों पूरी तरीके से दिल से एक नई शुरुआत कर सकते थे।
क्योंकि रूही ने भले ही उसके कहने पर उसके बातों पर भरोसा करके उसे समय दिया था, सब कुछ सही करने के लिए एक मौका दिया था, इसलिए वह खुद को जल्द से जल्द इन सब से निकालना चाहता था। क्योंकि जब तक ये सब सही ना हो जाए तब तक वह खुद ही रूही के साथ अपने रिश्ते को किसी के सामने भी नहीं ला सकता था, और ना ही वह दोनों पब्लिकली एक दूसरे के साथ कहीं पर भी आ जा सकते थे, क्योंकि इससे रूही को ही लोगों के क्रिटिसाइज को सहन करना पड़ता। इसलिए वह सबसे पहले स्टडी रूम में आकर चेंज करके अपने उस आदमियों को कॉल किया जिसे उसने समायरा के पीछे लगाया था। वैसे तो उसे समायरा के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था पहले ही, लेकिन अभी भी पूरे सबूत नहीं थे, और इस वक्त वह खुद को जिस सबूत के चलते इस मामले में खुद को बेगुनाह साबित कर सकता था वह था समायरा के पेट में पाल रहे बच्चे के साथ अपने डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट से, जिससे वह साबित कर सकते हैं कि वह बच्चा उसका नहीं है और नहीं समायरा के साथ उसका कोई रिश्ता है। उसने सबसे पहले अपने उस आदमी से कॉल करके समायरा के बारे में पूछा कि कब समायरा डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए जाने वाली है, इस बारे में जल्द से जल्द पता करके मुझे बताओ। ये कहने के बाद विक्रम ने कॉल कट कर दिया, और विक्रम के किस्मत शायद इस वक्त अच्छे थे और उसके साथ दे रहा था, इसलिए उसे इस बारे में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जिसे उसने समायरा के बारे में पता करने के लिए कहा था कि समायरा कब डॉक्टर के पास जाने वाली है पता करके उसे बताएं, उस आदमी ने थोड़ी देर में विक्रम को कॉल करके कहा, सर वह 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल जाने वाली है अपने चेकअप कराने के लिए। और वह कौन से हॉस्पिटल जा रही है और उन्होंने किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, सब कुछ मैंने पता कर लिया है और मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ये कहकर वह आदमी सारे डिटेल्स जो उसने पता किया था वह सब विक्रम को सेंड कर दिया। वही विक्रम उस आदमी के बात को सुनकर कॉल कट करके वह सारे डिटेल्स आने का इंतजार करने लगा, और थोड़ी देर में उसके फ़ोन में एक आवाज़ आया जिससे विक्रम को पता चल गया कि वह डिटेल्स आ गया है। उसके बाद वह जल्दी से अपने फ़ोन खोलकर देखने लगा, और उस हॉस्पिटल के नाम साथ में उस डॉक्टर के नाम को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गया था, और वह अपने फ़ोन में देखते हुए खुद से कहा, अब तुम्हारे उल्टी गिनते शुरू होते हैं मिस समायरा बजाज। असल में जिस अस्पताल के बारे में उसके आदमी ने उसे बताया वह हॉस्पिटल उसके एक अच्छे दोस्त का ही था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि समायरा जिस डॉक्टर से अपने चेकअप करने वाली है वह डॉक्टर भी किस्मत से विक्रम के दोस्त निकली। शायद इस बार किस्मत भी विक्रम का साथ दे रहा था, जल्द से जल्द सब कुछ सही करने के लिए। असल में समायरा एक लेडी डॉक्टर को दिखाने वाली थी, वह भी विक्रम के दोस्त के अस्पताल में, लेकिन समायरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस बारे में कि वह हॉस्पिटल के मालिक या वह डॉक्टर विक्रम को जानता होगा, और अगर उसे इस बारे में पता भी होता तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था वहां अपने चेकअप कराने के लिए, क्योंकि वैसे तो वह सच में प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था विक्रम क्या करने वाला है इस बारे में, क्योंकि विक्रम ने तो ये पता करने के जहमत ही नहीं उठाया कि सच में वह प्रेग्नेंट है या नहीं, जैसा समायरा को लग रहा था। असल में समायरा ने यही सोचा था कि विक्रम इस बारे में पता करेगा कि वह सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन समायरा के सोच के 10 कदम आगे ही था विक्रम का प्लान, क्योंकि विक्रम ने तो सीधे डीएनए टेस्ट कराने के बारे में प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद विक्रम अपने फ़ोन में एक नंबर निकालकर उस पर कॉल लगाया। ये नंबर उसके फ़ोन में अभिक नाम से सेव किया हुआ था। उसके उस नंबर पर कॉल लगाते ही लगभग 2 ही रिंग गए थे कि दूसरे तरफ से उसके कॉल रिसीव कर लिया गया, और कॉल उठाते ही दूसरे तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दिया जो कॉल उठाते ही विक्रम को ताना मारने के अंदाज में कह रहा था, क्या बात है, देखना पड़ेगा आज सूरज कौन से दिशा से निकले हैं, जो विक्रम ओबरॉय सामने से मुझ जैसे इंसान को कॉल कर रहा है। नहीं तो उन्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलते हैं जो वह अपने दोस्तों से कभी हाय हेलो करने के लिए या उनके हाल चाल पूछने के लिए एक कॉल भी करे सामने से। सामने वाले इंसान का इतने सब कहने के बाद भी विक्रम ने अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था कॉल करने के बाद, बल्कि विक्रम फ़ोन के दूसरे तरफ मौजूद इंसान के सारे भड़ास निकालने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि जब वह उसे कॉल किया हो और वह उसे ताना ना मार हो उसके साथ संपर्क ना रखने के लिए।
या सीधे कोई बात किया हो उसने कभी भी। वही जब उसने देखा विक्रम कुछ नहीं कह रहा है तो वह आदमी अपने मजाक को छोड़ने हुए और सीरियस होते हुए विक्रम से पूछा, तू कुछ परेशान लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ है, जल्दी बता। उसे सीरियस होते देख आखिरकार विक्रम ने अपना मुंह खोला बात करने के लिए, क्योंकि विक्रम उसके सीरियस होने का ही इंतजार कर रहा था इतनी देर से। क्योंकि विक्रम उसे बहुत अच्छे से जानता था, चाहे उसका ये दोस्त कितना उसे लड़ झगड़ ले या उसे ताना मारा ले, लेकिन बात जब उसके किसी प्रॉब्लम की हो तब वह उसके सामने आकर खड़े होने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। जी हाँ, यह इंसान कोई और नहीं विक्रम का दोस्त अभिषेक मेहरा था, जो मेहरा इंडस्ट्री के मालिक के साथ साथ एएम अस्पताल के मालिक भी था। असल में ये हॉस्पिटल उसे विरासत में मिला था संभालने के लिए, क्योंकि यह हॉस्पिटल अभिषेक के दादाजी मिस्टर अमरनाथ मेहरा जी ने कई साल पहले बनवाया था, और अब वह ये हॉस्पिटल अपने इकलौते पोते मतलब अभिषेक को संभालने के लिए दे दिया था। इसलिए अभिषेक अपने बिजनेस के साथ साथ इस अस्पताल को भी संभालता था। ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा था, साथ ही काफ़ी नाम भी था इस हॉस्पिटल का। यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। उसके बाद विक्रम अभिषेक से कहा, मुझे पता है अभी न्यूज़ में मुझसे जुड़े हुए जो कुछ भी दिखाया या बताया जा रहे हैं उस बारे में तुझे पता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैं इसी मामले से जुड़े हुए कुछ बात करना चाहता हूँ। विक्रम सीधे मुद्दे पर आते हुए सब कुछ अभिषेक को बता दिया। वहीं अभिषेक जब विक्रम की इस न्यूज़ वाले बात को सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि सच में उसे इस बारे में सब कुछ पता था। इसलिए वह विक्रम से कहा, अरे हाँ, मैं तो तुझे बधाइयाँ देना ही भूल गया था। अच्छा हुआ तूने खुद ही याद दिला दिया इस बारे में, और मेरे यार कंग्रेचुलेशंस, तुझे डैड बनने के लिए अग्रिम है बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो अभिषेक जानता था विक्रम का समायरा से कोई रिश्ता नहीं है, और खास करके जैसा लोगों को लगता ही है ऐसा कोई रिश्ता नहीं है विक्रम का समायरा के साथ, और उसे इस बात पर भी पूरा यकीन था हो ना हो न्यूज़ में जो कुछ भी बताई जा रहा है वह सब भी झूठ है। लेकिन फिर भी वह विक्रम को ताना मारने के लिए ये सब कटाक्ष में कह रहा था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही जब न्यूज़ में विक्रम और समायरा से जुड़े हुए छोटे मोटे न्यूज़ आते रहते थे कि वह दोनों रिश्ते में है या दोनों का अफेयर चल रहा है और दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, इन सब न्यूज़ को देखते हुए और इस बारे में अच्छे सोचने के बाद अभिषेक को 1 मिनट नहीं लगा था ये जानने में कि यह सब कुछ जो कुछ भी हो रहे हैं इस सब के पीछे समायरा का ही हाथ है, और वह खुद इन सब न्यूज़ को फैला रहा है। साथ ही हमेशा से उसे लगता था समायरा एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वह विक्रम से मिलने पर उसे हमेशा समझता था कि जल्द से जल्द वह समायरा से दूर हो जाए, और समायरा को अपने आसपास भी ना आने दे, क्योंकि वह लड़की ठीक नहीं है। लेकिन तब विक्रम हमेशा इस बात को ऐसे टाल दिया करता था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। सच भी यही था कि विक्रम को समायरा से कभी कोई फर्क पड़ता था और ना ही उन न्यूज़ से कोई फर्क पड़ता था तब, इसलिए वह हमेशा इस बात को टाल दिया करता था और कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए वह आज इस बारे में विक्रम को याद दिलाने पर वह विक्रम को ताना मार रहा था, पहले उसके बाद को ना मानने के लिए। वैसे तो अभिषेक को रूही और विक्रम की शादी के बारे में भी पता था, लेकिन उसने कभी रूही से मिला नहीं था। लेकिन उसे हमेशा विक्रम के बातों से ऐसा ही लगता था रूही एक ऐसी लड़की है जिसने विक्रम के पैसे और पोजीशन के लिए शादी किया है, इसलिए उसके नज़रों में भी रूही एक लालची लड़की थी। इसलिए उसने कभी भी रूही से जुड़ी हुई किसी भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वह अक्सर विक्रम से कहता था रूही और समायरा जैसी लड़कियों को अपने आसपास भी ना भटकने देना चाहिए उसे, बल्कि उसे ऐसी कोई लड़की अपने लिए चुननी चाहिए जो उसे सच में प्यार करें, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के। लेकिन विक्रम हमेशा उसके इस बात को भी अनसुना कर देता था और बिना कुछ भी जवाब दिए उसके इस बात को भी टाल दिया करता था, क्योंकि तब विक्रम को ना तो समायरा से कोई फर्क पड़ता था और ना ही रूही से कुछ लेना देना था। वही विक्रम ने जब अभिषेक को उसे कंग्रेचुलेशंस कहते सुना और उसके सारे बातों को सुना तब उसे बहुत गुस्सा आया अभिषेक पर, और उसका तो मन कर रहा था उस वक्त वह फ़ोन के अंदर घुसकर इस अभिषेक का सर फोड़ देने का।
और उसके सर को फोड़ने के बाद उसके अंदर देखने का उसे मन कर रहा था आखिर उसके सर के अंदर भगवान ने दिमाग नाम का चीज़ डाला भी था या नहीं। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी अभिषेक उसे बधाई दे रहा था और उसका मजाक उड़ा रहा था, ये सब कहकर, और वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। भले ही उसे अभिषेक पर गुस्सा आ रहा था उसके बातों को सुनकर, लेकिन इस वक्त उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। इसलिए वह अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए दांत पीसते हुए अपने एक एक बात पर जोर देते हुए अभिषेक से कहा, इस वक्त मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी कहने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना। और मैं इस वक्त काफ़ी सीरियस हो, इसलिए अगर तुझे मेरी बातों को सीरियसली सुनना है तो सुन, नहीं तो मैं कॉल रख रहा हूँ। विक्रम के इन सीरियस आवाज़ को सुनकर अभिषेक भी तुरंत अपना मजाक बंद कर दिया और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी यार, माफ़ कर दे, अब कोई मजाक नहीं करूँगा, इसलिए तुझे जो बताना है बता और तुझे मुझसे जो क्या कहना है कह दे। ये सुनने के बाद विक्रम उसे वह बात कहना शुरू किया जो बताने के लिए उसने उसे कॉल किया था। चैप्टर 286 विक्रम और रूही। उसके बाद विक्रम अभिषेक को वह कहना शुरू किया जिसके लिए उसने उसे कॉल किया था। उसने उससे कहा, समायरा तेरे हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आने वाली है, वह भी रेणुका भाभी से। तो मैं चाहता हूँ तू भाभी से बात कर ले कि वह जब समायरा चेकअप के लिए आए तब चेकअप के बहाने चुपके से उस बच्चों का और मेरा डीएनए टेस्ट करवाए और उसका रिपोर्ट किसी को पता चलने दिए बिना मेरे पास पहुँचा देना, और वही रिपोर्ट मेरे बेगुनाह होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। ये सुनकर अभिषेक विक्रम से कहा, मैं ये काम तेरा कर दूंगा और उस समायरा को पता चलने दिए बिना तेरा काम भी हो जाएगा, लेकिन तू पहले मुझे ये बता, तू इस बारे में डायरेक्ट रेनू से बात ना करके मेरे जरिए उसे यह कहने के लिए क्यों कह रहा है? क्या तेरा रेनू से झगड़ा हुआ है? ये सुनकर विक्रम ने उससे कहा, क्या तुझे लगता है मैं सब लोगों से झगड़ा करता फिरता हो जो मेरा रेणुका भाभी से झगड़ा करके रूठ कर बैठा रहूँगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा तुझसे इस बारे में बात करना सही होगा और तू रेणुका भाभी को अच्छे से समझा भी सकता है उन्हें क्या करना है इस बारे में, और साथ ही तू इस मामले में उनकी मदद भी कर सकता है, इसीलिए तुझे कॉल किया था। ये सुनकर अभिषेक ने कहा, ठीक है, अब तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर दोनों ने बात करके कॉल कट कर दिया। असल में अभिषेक, रेणुका और विक्रम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ते हुए उन तीनों के दोस्ती हो गया था और रेणुका अभिषेक के दोस्ती बाद में जाकर प्यार में बदल गया था और दोनों ने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद शादी कर लिया था एक दूसरे से। पहले तो विक्रम भी रेणुका को उसके नाम लेकर ही बुलाया करता था क्योंकि वह उसके दोस्त थी, लेकिन अभिषेक के साथ उसके शादी के बाद वह उसे भाभी कहकर ही संबंध करता था। फ़ोन रखने के बाद विक्रम कुछ देर तक स्टडी रूम में बैठा रहा। उसके बाद वह वहां से उठकर बाहर निकल गया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूही विक्रम के उसके रूम से जाते ही सबसे पहले अपने लगेज को खोलकर उसमें से अपने एक जोड़ी कपड़े निकालकर वॉशरूम के अंदर चली गई फ्रेश होकर चेंज करने के लिए, और थोड़ी देर में वह चेंज करके वॉशरूम से बाहर आ गई। उस वक्त वह एक वाइट और पीच कलर के प्रिंटेड के ट्राउज़र के साथ पीच कलर की क्यूट सी टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके सामने की तरफ एक बनी का डिज़ाइन बना हुआ था। इसमें वह बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। वॉशरूम से बाहर आने के बाद रूही अपने खुले बालों को एक जुड़ा बनाया, उसके बाद वह वही उस रूम को कुछ देर तक देखने लगी। वैसे तो उसने पहले ही इस रूम को देख लिया था उस दिन, लेकिन फिर भी वह आज फिर से रूम को और उस रूम में मौजूद सारी चीज़ों को देख रही थी अच्छे से। उसके बाद वह उस रूम के बालकनी के तरफ चली गई। अभी दोपहर के वक्त हो रहे थे। रूही बालकनी में जाकर बाहर की तरफ देखने लगी। उसे सबसे पहले विक्रम के इस मैंशन के गार्डन में लगे हुए पौधों में खिले हुए रंग बिरंगे के खूबसूरत फूलों को देखने, लेकिन उसके बाद उसकी नज़र मैंशन के थोड़ी सी गया तो वह देखने लगा। असल वह मैंशन बीच के नज़दीक होने के कारण वहां से बहुत आसानी से और अच्छे से समंदर और बीच दिखाई दे रहा था। वह काफ़ी देर तक वहां खड़े होकर बाहर की उसे खूबसूरत नज़ारे को देखती रही।
उसके बाद वह रूम में वापस आकर रूम में साइड पर रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब विक्रम कमरे में नहीं आया तो तब जहां एक तरफ विक्रम के कमरे में ना होने के कारण रूही रिलैक्स थी, क्योंकि वह विक्रम के साथ एक रूम में रहने के बारे में सोचकर ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि विक्रम शायद पहले की तरह उससे दूर रहने के लिए काम का बहाना स्टडी रूम में अपना वक्त बिता रहा है। क्योंकि पहले विक्रम ऐसा ही करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी रूही के मन में ऐसा ख्याल आ रहा था रह रहकर। वैसे तो रूही विक्रम में आए हुए बदलावों को बहुत अच्छे से देख और महसूस कर सकती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पहले किए हुए विक्रम के नज़रअंदाज के कारण रूही के मन में पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं आ रहे थे और यह सब ख्याल आ रहे थे। वह ये सब सोचते हुए उस सोफे पर बस सो गई। वही विक्रम स्टडी रूम से निकालने के बाद अपने रूम में ना जाकर किचन की तरफ जाने लगा, ये देखने के लिए कि लंच रेडी हुआ कि नहीं, क्योंकि उसने पहले ही घर के केयरटेकर संदीप से कहकर एक सेफ रख लिया था खाना बनाने के लिए, जो आज सुबह से ही अपने काम के लिए आ गए थे। विक्रम जब नीचे पहुंचा तब तक लंच रेडी हो चुका था। ये देखकर विक्रम अपने रूम की तरफ चला गया रूही को लंच करने के लिए बुलाने के लिए। कमरे में जाने के बाद पूरा रूम खाली दिखाई दिया। ये देखकर वह सोचने लगा रूही कहाँ चली गई। वह पूरे रूम में देखते हुए रूही को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही रूही पर गई, जो हर चीज़ से बेखबर गहरी नींद में सोई हुई थी। असल में सुबह जल्दी उठने के कारण रूही को नींद आ गए थे और वैसे भी वह रूम में अकेली बोर हो रही थी और उसके पास कुछ करने के लिए भी नहीं था, इसलिए उसे नींद आ गए थे। वही विक्रम रूही को ऐसे चैन से सोते देखकर कुछ देर तक वहां खड़े रहकर उसे प्यार से देखता रहा, क्योंकि रूही सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और उसे ऐसे चैन से सोते देखकर विक्रम का मन नहीं हुआ उसे जगाने का। लेकिन उसे ऐसे सोफे पर सोते देखकर विक्रम को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले की बात अलग थे। तब रूही सोफे पर सोई थी या कहीं और, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बात अलग था, इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह धीरे से रूही के पास जाकर झुककर उसे अपने बाहों में उठा लिया। वह ये सब कुछ बहुत सावधानी से कर रहा था ताकि रूही की नींद ना खुल जाए। उसके बाद वह रूही को लेकर बेड की तरह बनने लगा ताकि वह रूही को बेड पर सुला सके। उसके बाद वह सोफे पर सोने के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि उसने रूही से यहाँ उसके साथ रहने के लिए कहने के वक्त पर क्या कहा था। उसने कहा था वह कि जब तक रूही पूरी दिल से उसे माफ़ करके एक मौका नहीं देता है तब तक वह रूही के करीब नहीं आएगा। लेकिन वह रूही से दूरी अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए वह रूही के साथ एक ही रूप में रहना चाहता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने कहे हुए बात को भूल गया। वही रूही को लेकर जब वह बेड की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक रूही की नींद खुल गए और आंखें खोलते ही वह बुरी तरीके से हड़बड़ा गई। और जब उसे एहसास हुआ कि वह इस पर विक्रम के बाहों में है तो वह जल्दी से विक्रम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे कहाँ ले जा रहे थे? मुझे नीचे उतारिए। ये कहते हुए रूही विक्रम के बाहों से निकलने के लिए स्ट्रगल करने लगी। वही विक्रम ने जब देखा रूही जाग गई है तो वह रूही को नीचे उतरने ही जा रहा था, लेकिन रूही को ऐसे उससे दूर जाने के लिए स्ट्रगल करते देखकर उसने अपना मन बदल लिया। उसके बाद वह ऐसे ही रूही को अपनी बाहों में लेकर उसे बिना कोई जवाब दिए बेड की तरफ आगे बढ़ाने लगा और बेड के पास अगर धीरे से उसे बेड पर रख दिया। इतनी देर चुप रहने के बाद आखिर में उसने रूही से कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें सही जगह पर सुलाने के लिए ला रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि तुम सोफे पर सो गई थी बेड के जगह। और अब जब तुम जाग गई हो तो नीचे चलो, लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के काम करेंगे, जैसे तुम्हारे बैग को अनपैक करना और तुम्हारे कपड़े और बाकी के चीज़ें को उसके ऐसे ही जगह पर अच्छे से रखेंगे दोनों मिलकर। विक्रम की इस बात को सुनकर रूही आगे कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह वॉशरूम में हैंड वॉश करके जाकर विक्रम के साथ नीचे चली गई लॉन्च करने के लिए। नीचे जाकर उसने देखा खाना तब तक डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था और तब तक घर के केयरटेकर संदीप के साथ वह शेफ वहां से जा चुका था, क्योंकि विक्रम को पसंद नहीं था कि उसके आसपास ज़्यादा लोग रहे।
इसलिए खाना बनाने के बाद वह सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर अच्छे से रखना के बाद वह दोनों वहां चले गए थे। विक्रम के कहने पर रूही वहां आने के बाद सबसे पहले उन दोनों के लिए खाना सर्व किया अपने हाथों से। उसके बाद दोनों बैठकर खाना खाने लगे और खाते हुए दोनों कुछ कुछ बातें भी कर रहे हैं, जैसे विक्रम उससे बातें करते हुए उसके पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो वही रूही खाना खाते हुए विक्रम के हल्के फुल्के पूछे हुए सवालों का जवाब दे रही थी। ऐसे ही करते हुए दोनों ने अपना अपना लंच कंप्लीट किया। उसके बाद दोनों वापस अपने रूम में चले गए, क्योंकि दोनों के पास ही आज कोई काम नहीं था, क्योंकि दोनों ने ही आज ऑफिस से छुट्टी लिए थे। रूम में आने के बाद विक्रम सबसे पहले रूही की मदद करने लगा उसके सारे कपड़ों को उसके वार्डरोब में रखना में। इसके लिए वह सबसे पहले अपने कपड़ों को साइड करके रूही के कपड़े रखने के इसलिए वहां जगह बनाने लगा। चैप्टर 287 विक्रम और रूही। विक्रम के रूम के अटैच करता हुआ उसका चेंजिंग रूम बना हुआ था, जो काफ़ी बड़ा था। वहां पर कपड़े रखने का बहुत सारे वार्डरोब था, लेकिन सब में विक्रम के शर्ट, टी शर्ट, सूट, टाई, पेंट और भी कपड़े से भरा हुआ था। विक्रम आते ही सबसे पहले अपने कपड़ों को साइड करके रूही के कपड़े रखने जगह बनाने लगा। वैसे तो रूही ज़्यादा कपड़े अपने साथ नहीं लाई थी, उसने सिर्फ एक ही बैग सामान लाया था, उनमें ही उसके कपड़े थे। रूही उसके बाद अपने बैग खोलकर उसमें से अपने कपड़े और सामान निकलने लगी, और विक्रम उसके कपड़ों को वार्डरोब में रखने में उसके मदद करने लगा। उसके बाद विक्रम रूही से कहा कि वह दोनों कल उसके लिए शॉपिंग करने जाएगा साथ में। रूही को शॉपिंग वगैरह करना पसंद नहीं था, इसलिए वह विक्रम की बात को सुनकर उसे मना करने लगी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये कहते हुए। लेकिन विक्रम ने इस मामले में उसकी एक नहीं सुना, और लास्ट में हार कर अगले दिन उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए रूही को हाँ करना पड़ा विक्रम को। दूसरी तरफ समायरा न्यूज़ में अपने प्रेगनेंसी के न्यूज़ को फैलाने के बाद भी जब देखा विक्रम ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये देखकर उसने सोचा उसे अब कुछ और ही करना पड़ेगा, मतलब कुछ बड़ा करना होगा, जिसके बाद विक्रम जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। विक्रम के कुछ दिनों से घर ना आने के कारण समायरा सोचने लगी आखिर विक्रम घर क्यों नहीं आ रहा है और वह कहाँ पर है। वैसे तो विक्रम इससे पहले भी ज़्यादातर वक्त अपने ऑफिस में ही रहता था है। इस बात को समायरा जानती थी, इसलिए समायरा को लग रहा था इस बार भी विक्रम अपने ऑफिस में होगा, इसलिए वह विक्रम से बात करने के लिए उसके ऑफिस में भी गया था। लेकिन विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड्स ने समायरा को देखते ही उससे कहा, मैम सर ऑफिस में नहीं है, वह अपने इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है, इसलिए आप अभी यहाँ से जाए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। असल में विक्रम ने ही उन गार्ड्स को समायरा को ऑफिस में इंटर करने से रोकने के लिए कहा था। समायरा को उनके ऐसे उसे रोकने पर उन पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी इस मामले में, क्योंकि वह जानती थी अगर वह कोई जोर जबरदस्ती करके विक्रम के ऑफिस के अंदर गई तो इससे काम बांधने के जगह बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि वह विक्रम के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी। भले ही विक्रम ने इससे पहले उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी बार विक्रम को उसके बात ना मानने के कारण कितने पर अपना गुस्सा निकाला है यह उसने देखी थी, और वह इस वक्त कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे मजबूरन विक्रम से बिना मिले ही वहां से अपने गुस्से के घट को पीते हुए वहां से वापस जाना पड़ा। समायरा विक्रम से ना मिल पाने के कारण सोचने लगे अब आगे क्या करें। साथ ही वह ये भी सोच रही थी आखिर इतने दिनों से विक्रम घर क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसने तय किया अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सारे मेहनत बेकार चला जाएगा। उसके बाद वह वापस ओबरॉय मैंशन चली गई। वहां जाकर वह अपना नाटक शुरू कर दिया मैसेज ओबरॉय के सामने, कि ऐसी हालत में वह कब तक विक्रम का इंतजार करते रहेगी। विक्रम उससे शादी करना तो दूर की उससे बात तक नहीं कर रहा है। फिर वह आगे कहा, अब तो विक्रम मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। मैं उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में गई थी, लेकिन बाहर खड़े गार्डों ने मुझे ऑफिस के अंदर तक नहीं जाने दिया। मुझे ऐसा लग रहा है वह मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता है। तो अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा।
ऐसे ही यह सब कहते हुए वह रोने की एक्टिंग करने लगी। ये देखकर मिसेज ओबरॉय ने उसे समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो समायरा, विक्रम तुमसे जल्दी शादी करने के लिए हाँ कर देगा। रुको मैं ही कुछ करती हूँ। फिर उन्हें याद आया कुछ दिन बाद समायरा को डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाना था। ये याद आते ही उन्होंने समायरा से आगे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं विक्रम से बात करूंगी और कहूंगी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए चेकअप के लिए, और मुझे पूरा यकीन है वह मुझे मना नहीं कर पाएगा। और जब वह आएगा डॉक्टर के पास जाने के लिए तब तुम अच्छा मौका देखकर उससे बात कर लेना। ये सुनकर समायरा खुश हो गई। उसके बाद वह अपने रूम में चली गई आगे की प्लानिंग करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम और रूही उसके बाद साथ में रूम में बैठे हुए अपना अपना पूरा वक्त बिता दिया। उस वक्त दोनों विक्रम के रूम में सोफे पर बैठे हुए थे, जहां एक तरफ विक्रम सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक कर रहा था, लेकिन साथ ही उसका ध्यान और नज़र अपने फ़ोन के साथ अपने पास में बैठी हुई लड़की पर बराबर बने हुए थे। तो वहीं रूही जो उसके पास में बैठी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसका पूरा ध्यान मैगजीन पर ही था, लेकिन मैगजीन पढ़ते हुए वह अपने ऊपर किसी के नज़र के तपिश को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी, और वह ये भी जानती थी विक्रम उसे कब से देख रहा है। लेकिन फिर भी उसने नज़र उठाकर एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देखी। वह चुपचाप मैगजीन पर अपनी नज़र और आंखें लगाए बैठी हुई थी। ऐसे ही कुछ वक्त भी गए। उसके बाद विक्रम के पास उसका असिस्टेंट का लगातार कॉल आ रहा था। विकास के कॉल देखकर कुछ देर तक विक्रम उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था, ये सोचकर कि आज वह छुट्टी पर है तो क्यों उसका असिस्टेंट उसे परेशान कर रहा है। लेकिन लगातार विकास के कॉल आने पर आखिर में उसने कॉल उठा लिया, और कॉल उठाते ही वह गुस्से में विकास से कहा, क्या बात है, तुम ऐसा लगातार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अगर कोई ज़रूरी काम नहीं हुआ ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर और विक्रम के गुस्से को फ़ोन में से ही महसूस करते हुए एक पल के लिए विकास डरकर अपने अंदर तक कांप उठा। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था विक्रम से बात करने अलावा उस वक्त। इसलिए वह विक्रम के गुस्सा करने के बाद धीमी आवाज़ में विक्रम से कहा, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। वह एक्चुअली सर अमेरिका से मिस्टर जॉनसन का कॉल आया था और वह एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉम्प्लेक्स मीटिंग करना चाहता है इंडिया आने से पहले, उस डील के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में कुछ दिनों से हमारे साथ उनके बातें चल रहे थे। और वह आपको भी कॉल कर रहा था लेकिन शायद आपका कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। ये सुनकर विक्रम को ना चाहते हुए रूही को कहकर वहां से अपने स्टडी रूम में जाना पड़ा मीटिंग के लिए। विक्रम रूही के साथ वक्त बिताना चाहता था, वह तो हुआ नहीं, इसलिए पूरे मीटअप के उसका मूड सही नहीं था। लेकिन फिर भी वह अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखते हुए मीटिंग के पूरे वक्त प्रोफेशनल तरीके से अटेंड किया था, जिससे वह क्लाइंट भी खुश था। और उसका परिणाम अगले हफ्ते ही वह अमेरिका से इंडिया आने वाले थे विक्रम साथ एक बहुत बड़ा डील साइन करने के लिए। मीटिंग काफ़ी देर तक चला। उसके बाद जब विक्रम अपने रूम में आया तब रूही कमरे में मौजूद नहीं थी। ये देखकर विक्रम रूही को देखने के लिए नीचे जाने लगा। नीचे जाने के बाद विक्रम को पता चला रूही किचन में है। ये देखकर वह रूही को देखने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। वहां जाकर उसे पता चला रूही अपने हाथों से उनके लिए डिनर रेडी कर रही है। ये देखकर विक्रम उसे मना करने लगा कि यह सब सेव कर लेगा, लेकिन रूही मना करने लगी, ये कहते हुए कि उसे खाना बनाना पसंद है, इसलिए वह खाना बनाना चाहती है अपने हाथों से, और वैसे भी पूरा दिन घर में बैठकर बोर हो गई है, इसलिए आप फिक्र ना करें, मैं ये कर लूँगी बहुत आराम से। पर वैसे भी मैंने पहले ही आज के लिए शेफ को छुट्टी दे दिया, और वह संदीप केयरटेकर के साथ यहाँ से जा भी चुका है कब का। ये सुनकर विक्रम उसे मना नहीं किया बल्कि उसकी मदद करने लगा डिनर रेडी करने में। विक्रम इससे पहले किचन में कभी काम नहीं किया था। काम करना तो दूर की बात, उसने शायद किचन में कभी पैर तक नहीं रखा था इससे पहले। इसलिए ये कहना सही होगा कि वह रूही की मदद कम और उसके काम ज़्यादा बिगड़ रहे थे। ये देखकर रूही विक्रम को किचन से बाहर निकालने के लिए कहने लगी कि आप बाहर जाकर आराम से बैठी हैं, मैं कर लूँगी।
लेकिन विक्रम किचन से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। ये देखकर रूही कुछ सोचकर फ्रिज में रखा हुआ हरे मटर निकालकर एक छोटे से बास्केट विक्रम को देते हुए उसे किचन के बाहर ले जाने लगा। उसके बाद लिविंग रूम में आकर विक्रम को वहां सोफे पर बैठकर उन मटर को छीलने के लिए कहा उसने। वैसे तो विक्रम किचन से बाहर नहीं जाना चाहता था, वह रूही की मदद करना चाहता था पूरे दिल से। लेकिन जब विक्रम ने देखा रूही उसे बाहर बैठकर काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब उसकी मदद करने के लिए, तो वह चुपचाप उसके मदद करने के लिए उन मटर को छीलने लगा वहां बैठकर। और उसके बाद रूही विक्रम को वहां छोड़कर वापस किचन के तरफ चली गई। लेकिन वही दूसरी तरफ विक्रम ने ये काम भी पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे यह काम करने में काफ़ी वक्त लग रहे थे। और जब तक विक्रम उन सब मटर को छिला तब तक रूही शांति से उनके लिए पूरे डिनर रेडी कर चुकी थी। तब विक्रम उन छिले हुए मटर को दिखाकर रूही से पूछा, अगर तुमने खाना बना लिया है तो अब इनका क्या करना है? तो विक्रम के सवाल को सुनकर रूही ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, कुछ नहीं करना, आप इन्हें यहाँ रख दीजिए और उसके बाद आप हैंड वॉश कर लीजिए, तब तक मैं डिनर लगती हो। ये सुनने के बाद विक्रम को समझने में देर नहीं लगा कि रूही सिर्फ उसे किचन से बाहर निकालने के लिए उन मटर को छीलने के लिए कहा था। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि उससे सच में किचन में कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें रूही की भी गलती नहीं है। इस बात को समझकर वह रूही के कहे बात को मानते हुए उन मटर को वहां रखकर हाथ धोने के लिए चला गया। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर डिनर किया। उसके बाद दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रूही रूम में आने के बाद अपने लिए वार्डरोब से एक नाइट बियर निकालकर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। उसके बाद रूही जब चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो विक्रम चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला आ गया। तब तक रूही बेड पर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद विक्रम भी वॉशरूम से बाहर आया चेंज करके। वह रूम में आने के बाद एक नज़र बेड पर लेटी हुई रूही की तरफ देखते हुए सोफे की तरफ जाने लगा। फिर वह सोफे पर जाकर लेट गया। वह सोफ़ा कभी बड़े होने के बाद भी विक्रम की लेटने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि विक्रम जैसे लंबे और हड्डी घाटे इंसान के लिए वह सोफ़ा छोटा था। रूही अभी तक सोई नहीं थी, वह बेड पर सिर्फ आंखें बंद करके लेटी हुई थी। विक्रम के सोफे पर लेटने के बाद वह आंखें खुलकर विक्रम की तरफ देखने लगी और विक्रम को सोफे पर ऐसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोते देखकर वह विक्रम से कहा, अब किसी दूसरे कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाते हैं? इस मैंशन में इस रूम के अलावा और भी तो कितने सारे कमरे हैं जिसमें बेड भी होंगे, तो आप वहां जाकर कंफर्टेबल होकर सो क्यों नहीं जाते हैं? या फिर मैं किसी दूसरे रूम में चली जाती हूँ तो आपको उस सोफे पर सोने की ज़रूरत नहीं होंगे। तब रूही के इतना सब कुछ कहने के बाद भी विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर रूही अपने मन में सोचा, क्या विक्रम वहां लेटते ही सो गया? फिर उसे लगा शायद विक्रम ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वह भलाई ऑफिस नहीं गया था, लेकिन फिर वह लगातार काम कर रहा था ऑफिस का घर में रहकर। और विक्रम तो आज सुबह जल्दी भी उठा था, शायद इसी कारण वह आज सो गया है वहां लेटते ही। इसलिए वह आगे और कुछ नहीं कहा और खुद भी विक्रम को देखते हुए सोने की कोशिश करने लगी, जिससे थोड़ी देर में वह सो भी गई गहरी नींद में। वही रूही के सो जाने के बाद उसके गहरी सांसों की आवाज़ को सुनकर इस बात को समझने के बाद कि रूही गहरी नींद में सो चुकी है, तब विक्रम ने अपनी आंखें खोला। क्योंकि वह जाग रहा था, वह तो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था और रूही के कहे बात को ना सुनने ही नाटक कर रहा था, ताकि उसे उसके बात को सुनकर दूसरे रूम में ना जाना पड़े। क्योंकि भले ही वह रूही से वादा किया था जब तक रूही पूरे दिल से उसे अपना ना ले तब तक वह उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह रूही के साथ एक रूम में रहने का मौका छोड़कर दूसरे रूम में जाकर रहेगा या फिर रूही को दूसरे रूम में जाने देगा, चाहे उसे इस सोफे पर सोने में कितने भी अनकंफर्टेबल महसूस क्यों ना हो। फिर भी वह रूही के साथ एक रूम में रहने से उसके दिल को जो सुकून महसूस हो रहे थे उसके आगे वह अनकंफर्टेबल फील कुछ भी नहीं था। विक्रम वहां पर लेटे हुए बेड पर सो रही रूही को एकटक देखता रहा, क्योंकि रूही सोते हैं उसे और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। काफ़ी देर तक रूही को देखने के बाद ऐसे ही उसे देखते हुए विक्रम को कुछ देर बाद आखिरकार नींद आ ही गया।
चैप्टर 288 विक्रम के ऑफिस में रूही। अगली सुबह रूही के जागने से पहले ही विक्रम का नींद खुल गया था और जागने के बाद आंखें खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर सो रही रूही पर गई। सोफे बेड के सामने के तरफ होने के कारण विक्रम की आंख खोलने ही उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही रूही पर सबसे पहले पड़े थे। रूही उस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी और उसके बाल भी उस वक्त सोने के कारण बिखर गए थे थोड़े बहुत। रूही उस समय अपने पास में पिल्लो को कस के हैक करके पकड़ रखी थी, नींद में बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। रूही को देखते हुए विक्रम के होठों पर एक खूबसूरत सा मुस्कुराहट आ गया। उसके बाद वह कुछ देर तक रूही को ऐसे ही देखते रहने के बाद विक्रम वहां से उठकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। आज सुबह सुबह विक्रम का मूड काफ़ी अच्छा था। थोड़ी देर में वह जिम के लिए तैयार होने के बाद रूम से निकल गया। जान से पहले एक बार फिर वह बेड पर सो रही रूही की तरफ देखा, उसके बाद वह रूम से बाहर निकल गया था। विक्रम को रूही के आसपास रहने भर से ही एक सुकून का एहसास हो रहा था, आज सुबह जागने के बाद से ही। वैसे तो विक्रम के उस मैंशन के फर्स्ट फ्लोर पर उसका पर्सनल जिम बना हुआ था, जहां वह हर दिन एक्सरसाइज करता था, सुबह उठकर या शाम को। साथ ही कभी कभी वह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी जाता था। इसलिए आज भी उसका प्लान जॉगिंग पर जाने का था, इसलिए वह जिम में ना जाकर मैंशन से बाहर निकल गया। सुबह के वक्त पर बीच के पास वह मैंशन होने के कारण वहां काफ़ी ठंडा हवा चल रहे थे, साथ ही बहुत शांति भी थे। वहां आसपास ज़्यादा घर नहीं थे और ना ही सुबह के वक्त पर वहां ज़्यादा लोग वहां आसपास था। शांति के महल में कुछ देर तक जॉगिंग करने के बाद विक्रम मैंशन लौट आया। तब तक रूही भी उठकर तैयार हो चुकी थी और वह उस वक्त उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी और विक्रम को आते देखकर वह विक्रम को जल्दी फ्रेश होकर आने के लिए कहा। तब तक वह उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। विक्रम भी चुपचाप रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए रूही के बात को मानकर। थोड़ी देर बाद वह दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज रूही को काम पर नहीं जाना था, लेकिन विक्रम को ऑफिस जाना था क्योंकि उसके कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थे आज। लेकिन विक्रम को रूही को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसका ऑफिस जाना भी जरूरी था। इसलिए विक्रम रूही से कहा, तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो, वैसे भी तुम्हें घर पर कुछ करने को नहीं होगा तो तुम बोर हो जाओगे शाम तक। तारांकन, इससे अच्छा तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, इससे तुम बोर भी नहीं होगी और शाम को हम दोनों साथ में आते वक्त तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करने चले जाएंगे। विक्रम का रूही को छोड़कर जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने यह फैसला किया था। वही विक्रम के ये कहने पर रूही उसे मना करना चाहती थी, क्योंकि वह इस वक्त विक्रम के साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह सोच रही थी विक्रम को कैसे कहे। वही रूही के चेहरे पर दिख रहे कश्मकश को देखकर विक्रम समझ गया था रूही क्या सोच रही है। इसलिए वह रूही से कहा, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और वैसे भी हम लोग घर से सीधे ऑफिस जाएंगे, इसलिए किसी के भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा जब तक हम नहीं जाएंगे। और ऑफिस में भी अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देख भी लिया तो भी उनको इतनी हिम्मत नहीं होगा कि वह लोग इस बारे में किसी से भी बात करें। इसलिए तुम फिक्र मत करो। असल में रूही इस बात से डर रही थी इस वक्त जहां विक्रम और समायरा के रिश्ते को लेकर जहां मीडिया में हर वक्त न्यूज़ में दिखाई जा रहे हैं, इस वक्त अगर किसी मीडिया के लोगों ने विक्रम के साथ उसे देख लिया ये सही नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त वह समायरा और विक्रम की जिंदगी में तीसरी इंसान कहे जाएगी। जब तक समायरा और विक्रम के रिश्ते को पूरे सबूत के साथ मीडिया के सामने ये सब इतना कर दे विक्रम की उसका समायरा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तब तक वह विक्रम के साथ अपने रिश्ते को किसी के भी सामने नहीं आने दे सकती थी। विक्रम के बात को सुनकर पहले तो रूही को आश्चर्य हुआ, ये सोचकर विक्रम उसके मन में चल रहे बात को कितनी आसानी से समझ लिया। लेकिन कैसे? विक्रम के बात को सुनकर रूही कुछ सोचकर विक्रम के साथ जाने के लिए मान गई। आज वह पहली बार विक्रम के ऑफिस जा रही थी, नहीं तो इससे पहले कभी भी उसे विक्रम अपने साथ ऑफिस लेकर नहीं गया था। थोड़ी देर में दोनों विक्रम के कार में बैठकर विक्रम के ऑफिस मतलब ओबरॉय अंपायर जाने के लिए निकल चुका था और थोड़ी देर में वह दोनों उनके मंजिल पर भी पहुंच गया था।
ओबरॉय अंपायर के बिल्डिंग के बाहर जाकर उनके कार रुकते ही विक्रम घर से बाहर आया। और उसके बाद वह रूही के बाहर आने के लिए उसके साइड के डोर को खोल उसके बाद रूही को बाहर आने के लिए कहा। रूही के निकलते ही विक्रम रूही को लेकर ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चले गए और सीधे अपने पर्सनल लिफ्ट से होते हुए सीधे उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर मतलब अपने केबिन में रूही को लेकर आ गया। लेकिन इतनी सी समय में भी विक्रम के ऑफिस में काम करने वाले कुछ स्टाफ ने विक्रम के साथ एक लड़की को देख लिया था आते हुए, और साथ ही उनके बॉस विक्रम के साथ उस लड़की को उनके पर्सनल लिफ्ट में भी जाते हुए देख लिया था। उसके बाद ऑफिस में यह बात फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि आज उनके बॉस अपने साथ किसी लड़की को लेकर जो देखने में बहुत खूबसूरत है। सिंपल लुक में भी रूही काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। वही थोड़ी देर ऑफिस के सारे स्टाफ में यह बात फैल गए थे और सब धीरे धीरे इसी बात को लेकर गॉसिप कर रहे थे आपस में कि उनके बॉस विक्रम आज एक खूबसूरत लड़की को अपने साथ ऑफिस लेकर आए हैं। उसके बाद सब लोग आपस में अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे कि वह लड़की आखिर है कौन और उस लड़की का बॉस के साथ क्या रिश्ता है। लेकिन दूर दूर तक उन सबको इस बात का बिल्कुल भी शौक नहीं था कि वह लड़की उनके लेडी बस भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ वहां काम करने वाले उन सबको भी यही लगता था कि उनके बॉस विक्रम और समायरा सालों से रिलेशन में है और शायद वह दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं, क्योंकि अब तो उनके बच्चे भी आने वाले थे। क्योंकि किसी को विक्रम और रूही के शादी के बारे पता नहीं था। वही रूही विक्रम के ऑफिस के केबिन में पहुंचने के बाद उसके केबिन को अच्छे से देखने लगी, क्योंकि आज पहली बार वह यहां आई थी। वह पूरा केबिन ब्लैक एंड वाइट कलर से बना हुआ था। उस केबिन का हर चीज़ या तो ब्लैक या तो वाइट कलर से बना हुआ था, चाहे वहाँ के दीवार का रंग हो या वहाँ मौजूद बाकी की चीज़ हो, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और महंगा था। वह केबिन भी काफ़ी बड़ा था। वहाँ आते ही विक्रम रूही को अपने केबिन में रखा हुआ सोफे पर बैठने के लिए कहा, तो रूही भी चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गई सोफे पर विक्रम के कहने पर। उसके बाद विक्रम अपने काम में लग गया, अपने डेस्क पर बैठकर। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका ध्यान रूही से पूरी तरीके से हटकर काम पर लग गया हो, बल्कि वह तो काम करते हुए बराबर रूही को भी देख रहा था। वही रूही कुछ देर तक वहां बैठे रहने के जब बोर होने लगी तब वह अपना फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन में कुछ काम करने लगी। थोड़ी देर में विक्रम के केबिन को किसी ने नॉक किया। विक्रम जानता था कौन आया है, तो वह अपने कड़क आवाज़ में उसे अंदर आने की परमिशन दे दिया। तभी विक्रम के परमिशन मिलते ही विकास केबिन के अंदर आया। केबिन के अंदर आते ही वह विक्रम को सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद उसे उसका पूरे दिन का शेड्यूल बताने लगा, साथ ही यह भी बताने लगा कि उसकी थोड़ी देर में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वह ये सब बात विक्रम को बता ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी हुई रूही पर गई, जो वहां बैठकर बहुत ध्यान से अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। रूही को देखते ही वह बोलते बोलते अचानक रुक गया और अपने मन में सोचने लगा, रूही यहाँ पर क्या कर रही है? क्योंकि जितना उसे पता था उस हिसाब से तो रूही उसके बॉस विक्रम को छोड़कर और उसके घर छोड़कर जा चुकी थी, वह भी उसके बॉस को बिना कुछ बताएं। और तब से ही तो उसके बॉस विक्रम हर जगह रूही को ढूंढता फिर रहा था। इसलिए रूही को अपने आंखों के सामने देखकर विकास रूही को देखते हुए इस बारे में सोच रहा था। वही विक्रम ने जब अचानक विकास को बोलते बोलते चुप होते देखा तो वह विकास की तरफ अपने नज़र उठाकर देखने लगा। वही उसकी तरफ देखते ही जब देखा विकास की नज़र रूही पर टिके हुए हैं, ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसे गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन विकास के रूही के तरफ देखने भर से विक्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए वह अपने गुस्से भरी आवाज़ के साथ विकास से कहा, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो क्या तुम जो करने के लिए है यहाँ आए थे वह काम अब कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वही विक्रम के गुस्से से भरी आवाज़ को सुनकर ना सिर्फ विकास की नज़र और ध्यान रूही से हटकर विक्रम की तरफ चला गया था, बल्कि रूही की नज़र भी फ़ोन से हटकर विक्रम की तरफ आ गया था। वही विक्रम को ऐसे गुस्से में देखकर रूही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अचानक विक्रम को क्या हुआ, वह इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो विक्रम का मूड बिल्कुल ठीक था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया विक्रम इतने गुस्से में है? ये बात रूही को समझ नहीं आ रहा था।
तो वही विकास को पहले भले ही अचानक उसके बॉस का गुस्से होने के कारण समझ नहीं आया था, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आ गया था कि उसके बॉस क्यों गुस्से में है। इसलिए विक्रम के गुस्से होने के कारण को समझने के बाद वह सोचने लगा कि क्या सिर्फ उसके मैं की तरफ देखने से सर को इतना गुस्सा आ गया। विक्रम के गुस्से को देखते हुए विकास ज़्यादा इस बारे में ना सोचते हुए वह जल्दी से विक्रम से कहा, सॉरी सर। ये कहने के बाद वह फिर जल्दी जल्दी विक्रम का उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताकर वहां से विक्रम से यह पूछने की बात कि वह अब क्या यहां से जा सकता है। और विक्रम के परमिशन मिलते ही वह वहां से बाहर की तरफ ऐसे भाग गया जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हुए हो उसे काटने के लिए। वही विकास को ऐसे विक्रम के गुस्से को देखकर डर कर भागते देखकर रूही मुस्कुराने लगी। वही रूही की होठों पर खिल रहे हैं मुस्कुराहट को देखकर अभी थोड़ी देर पहले विक्रम के चेहरे पर जो गुस्सा था वह तुरंत कहीं गायब ही हो गया, और गुस्से की जगह उसके होठों पर खूबसूरत से मुस्कुराहट आ गया, क्योंकि रूही के होठों के मुस्कुराहट दिल को सुकून पहुंचाने वाला मधुर और शीतल थे कि विक्रम के गुस्से को भी ठंडा कर दिया एक ही मिनट में, और उसके दिल को सुकून पहुंचाने लगा। उसके बाद विक्रम मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया एक सुकून के साथ। ऐसे ही वह पूरा दिन बीत गए। विक्रम और रूही ऑफिस में ही साथ में लॉन्च किया दोपहर को, उसके बाद शाम को ऑफिस से निकलने के समय से पहले ही आज विक्रम घर जाने के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे रूही के लिए रूही के साथ शॉपिंग पर जो जाना था, क्योंकि आज पहली बार विक्रम रूही को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा रहा था। इसलिए वह थोड़े जल्दी ही ऑफिस से निकल गया था रूही को लेकर। वैसे तो विक्रम शॉपिंग पर जाने से पहले वह पूरा शॉपिंग मॉल खाली करवाना चाहता था, ताकि शॉपिंग करते हुए रूही को कोई परेशानी ना हो, और यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह शॉपिंग मॉल उसका ही था। लेकिन रूही भले ही अमीर घर की लाडली बेटी थी और राघव और सिया की प्रिंसेस थी, लेकिन फिर भी रूही हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह ही नॉर्मल तरीके से अपने लाइफ को खुलकर जीना पसंद करती थी। इसलिए वह हमेशा हर आम इंसान की तरह ही भीड़ भाड़ जगह पर जाकर चीज़ खरीदी थी, लेकिन उसे शॉपिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए वह ज़्यादा शॉपिंग मॉल या खरीदारी करने नहीं जाती थी। लेकिन वह अपने लिए किसी वीआईपी ट्रीटमेंट लेना पसंद नहीं करती थी। इस वजह से आज भी उसने विक्रम को मना कर दिया ऐसा करने के लिए। इसलिए उसके बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए जब उसे मॉल में गया तब उन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे लोग वहां शॉपिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। विक्रम रूही को लेकर सीधे एक लेडीज़ कपड़ों की शॉप पर गया, रूही के लिए कपड़े लेने के लिए। वहां जाने के बाद विक्रम रूही के लिए बहुत सारे कपड़े पसंद किया, और उन सब कपड़ों को रूही के मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती रूही को देकर चेंजिंग रूम में भेज दिया पहनकर देखने के लिए, जिसे रूही को ना चाहते हुए भी विक्रम के बात को मानना पड़ा। लेकिन रूही इतना सारा कपड़े नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन विक्रम इस मामले में उसके एक भी नहीं सुना। थोड़ी देर में विक्रम काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए एक आदर्श हस्बैंड की तरह रूही के साथ बाहर आने लगा उस शॉप से। वह दोनों उस शॉप से निकालकर एक दूसरे शॉप के अंदर जा ही रहे थे कि इतने ही वहां पर मौजूद समायरा की नज़र जाते हुए विक्रम पर पड़ गए। लेकिन उसने सिर्फ विक्रम को पीछे से देखा था एक लड़की के साथ शॉपिंग करते हुए। उसने अभी तक रूही के चेहरे को नहीं देख पाया था, लेकिन विक्रम को किसी लड़की के साथ शॉपिंग करते देखकर समायरा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। एक तो वह खुद विक्रम नहीं मिल पा रही थी विक्रम के घर पर ना आने के वजह से, और विक्रम यहाँ दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है। ये सोचकर ही उस वक्त समायरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा था विक्रम के साथ मौजूद उस लड़की पर और साथ ही विक्रम पर भी। उसके बाद वह भी जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा जिस तरफ विक्रम गया था उस लड़की के साथ। वह ये देखने के लिए जल्दी जल्दी जा रही थी आखिर वह लड़की है कौन जो विक्रम के साथ थी उस वक्त। चैप्टर 289 विक्रम और रूही की शॉपिंग। वही विक्रम रूही के लिए उन कपड़ों को लेने के बाद रूही के मना करने के बावजूद रूही को लेकर एक ज्वेलरी के शोरूम के अंदर आ गए थे। उस शोरूम के अंदर आने के बाद रूही विक्रम से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विक्रम उसके एक नहीं सुना, और वह वहां काम कर रहे हैं एक स्टाफ ने जब विक्रम और रूही को उनके शॉप के अंदर आते देखा तो उसे लड़की ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया उनके शॉप पर।
उसके बाद उस लड़की ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली विक्रम और रूही से पूछा, बताइए सर बताइए मैम आप दोनों को क्या दिखाओ। ये सुनते ही रूही के कुछ भी कहने से विक्रम ने उससे कहा मैडम के लिए रिंग और खूबसूरत से पेंडेंट दिखाओ। ये सुनते ही लड़की ने मुस्कुराते हुए रूही के लिए उनके शोरूम का सबसे खूबसूरत डायमंड के रिंग और पेंडेंट निकालकर उन दोनों के सामने रख दिया। रूही लगातार विक्रम को अभी भी मना करे जा रही थी, लेकिन विक्रम उसके एक भी ना सुनकर उनमें से रूही के लिए रिंग पेंडेंट पसंद करने लगा हुआ था। वैसे तो विक्रम रूही के पसंद का ही लेना चाहता था, लेकिन विक्रम जानता था रूही कुछ भी पसंद करने से रहा, इसलिए वह खुद ही रूही के लिए उनमें से पसंद करने लगा। उसमें से एक बहुत खूबसूरत सा दिल के डिज़ाइन का पेंडेंट पसंद किया विक्रम ने। इसके अंदर छोटे छोटे डायमंड की बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर और बी दोनों लेटर बने हुए थे। उसे पेंडेंट के साथ विक्रम ने एक पतली सी चैन भी लिया। उसी के साथ रूही के छोटे उंगली के पास वाले उंगली का नाप लेकर एक खूबसूरत और स्टाइलिश डायमंड रिंग भी खरीदा। उसके बाद विक्रम ने उस सेल्स गर्ल को कुछ कहा जो रूही सुन नहीं पाए। विक्रम के बात को सुनकर उसे सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, बिल्कुल सर हो जाएगा, अब थोड़ी सी समय दीजिए हमें, वह रेडी हो जाएगा। तब तक आप यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी देर बाद में आकर भी आप उसे ले सकते हैं। ये सुनकर विक्रम ने उससे कहा कि वह लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये कहने के बाद वह बिल पे करके वहाँ से रूही को लेकर निकाल गया। रूही को कुछ भी समझ नहीं आया कि विक्रम उस गर्ल से क्या कहा, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सुना था, और विक्रम को पूछने पर भी विक्रम ने ये कहकर उसके बात को टाल दिया बिना कुछ भी ठीक से जवाब दिए कि थोड़ी देर में तुम खुद देख लेना। वहीं दूसरी तरफ समायरा को समझ नहीं आया विक्रम जो अभी थोड़ी देर पहले उसके आगे ही था वह अचानक कहाँ चला गया, क्योंकि विक्रम के उस ज्वेलरी शोरूम के अंदर अचानक चले जाने के कारण समायरा ये देख नहीं पाया था। इसलिए वह हर तरफ विक्रम को ढूंढते जा रही थी, लेकिन विक्रम उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन वह हाँ नहीं माना। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी विक्रम के ना मिलने पर वह हर तरफ भी काम को ढूंढते जा रहा था उस मॉल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने घड़ी में टाइम देखा, उस वक्त रात के 8:30 बज गए थे। इसलिए उसने सोचा रूही को लेकर बाहर कहीं डिनर पर चल जाए और फिर डिनर के बाद वापस आकर यहाँ वह चीज़ ले लेगा जिस चीज़ का उसने ऑर्डर दिया था। ये सोचकर उसने रूही को लेकर उस मॉल से बाहर जाने लगा। वही विक्रम और रूही उसे वक्त उस मॉल के सेकंड फ्लोर था, इसलिए बाहर जाने के लिए उन्हें पहले नीचे मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जाना था, जिसके लिए उन्हें एस्केलेटर से नीचे जाना था। उस वक्त रूही विक्रम से किसी बारे में बात कर रही थी और बात करते हुए दोनों एस्केलेटर से नीचे आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समायरा इस वक्त विक्रम को ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गई थी उस मॉल के, क्योंकि उसे डर था कहीं विक्रम उस मॉल से बाहर ना चला जाए उस लड़की के साथ, क्योंकि विक्रम के जाने से कुछ भी करके वह एक बार उस लड़की के चेहरे को देखना चाहती थी और उसके बारे में जानना चाहती थी, ताकि उसे लड़की के बारे में पता चले और वह बाद में उसे लड़की को सबक सिखा सके और उसके रास्ते से हटा सके। लेकिन विक्रम उसे कहीं नहीं मिला, इसलिए वह वापस सेकंड फ्लोर पर आ रही थी ताकि सेकंड फ्लोर पर एक बार फिर वो अच्छे से सारे शॉप के अंदर विक्रम को ढूंढ सके। वहीं एक तरफ से विक्रम और रूही एस्केलेटर से नीचे आ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उसके पास के एलिवेटर था जो ऊपर आ रहे थे, उस पर उसे वक्त समायरा मौजूद थे जो ऊपर जा रही थी उससे। लेकिन समायरा की नज़र विक्रम और रूही पर जा पाते उससे पहले ही उसके हाथ में पड़े बैग में रखे उसका फ़ोन रिंग करने लगा अचानक, और फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान और नज़र उस वक्त अपने आसपास से हटकर अपने बैग के तरफ चले गए थे। और इसी मौके पर विक्रम और रूही भी नीचे आकर उस मॉल से बाहर चली गई थी। वही समायरा अपने हाथ में पड़े हुए बैग से जब अपने फ़ोन को निकला तब फ़ोन में दिख रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आने लगे थे, और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह उसे फ़ोन को पिक करना नहीं चाहती हो। लेकिन फिर भी अपने फ़ोन में दिख रहे नंबर को कुछ देर तक अजीब तरीके से देखने के बाद आखिर में उसने कुछ सोचने के बाद उस कॉल को उठा ही लिया। और उसके कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दिया जो समायरा के कॉल उठाते ही अजीब तरीके से हंसते हुए उससे कहा, क्या मैडम जी कॉल उठाने में इतनी देर कैसे लगा दिया आपने?
मैंने तो आपके कॉल ना उठाने पर यह तक सोच लिया था कि आप शायद कॉल नहीं उठाने वाली है। इसलिए आपसे बात करने के लिए मुझे मिस्टर विक्रम ओबरॉय के नंबर पर ही कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब से कुछ ज़रूरी बात जो करनी थी। बोले तो एकदम इम्पॉर्टेंट बात। ये बात कहने के बाद वह आदमी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगा फ़ोन में। वही समायरा को उस आदमी के बात को सुनकर यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह आदमी उसे विक्रम के नाम से धमकी दे रहे हैं उसके देर से कॉल उठाने पर। इसलिए उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था उस वक्त। लेकिन वह इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय अपने गुस्से को अपने अंदर दबाने के अलावा। अपने गुस्से को अपने अंदर दबा उसने उसे आदमी से कहा, मैं मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई थी, इसलिए मुझे कॉल उठाने में थोड़ी देर हो गई। क्योंकि इस वक्त मैं मॉल में हूँ और मेरा फ़ोन उस वक्त मेरे बैग के अंदर था, इसलिए फ़ोन को निकालने में थोड़ी वक्त लगता ही। और तुम बार बार मुझे धमकियाँ देना है बंद करो और सीधे बताओ तुमने कॉल क्यों किया। समायरा के बात को सुनकर उसे आदमी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि इस वक्त समायरा कितने गुस्से में है, लेकिन इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि समायरा कितने गुस्से में है कि नहीं, बल्कि वह समायरा के बात को सुनकर ऐसे ही हंसते हुए समायरा से कहा, और किस लिए आपको कॉल करूंगी मैडम जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए आप कहीं पर आ जाइए जहां पर हम अक्सर मिलते हैं, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं ज़्यादा देर तक अब से दूर नहीं रह सकता हूं, इसलिए आप जल्दी आ जाना। ये कहने के बाद वह आदमी बहुत ही गंदे तरीके से अपने होठों पर अपने जुबान फिराते हुए हंसने लगा। वही समायरा ने जब उस आदमी की बात को सुना तो उसे और भी गुस्सा आने लगा, इसलिए वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस आदमी से कहा, मैं तुमसे मिलने अब नहीं आ सकती हूँ। तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे हालत में जो तुम चाहते हो वह सब करना ठीक नहीं है। ये कहकर समायरा चुप हो गई। वही समायरा के कहना पूरा होते ही उस आदमी ने समायरा के मना करने पर गुस्से से समायरा से कहा, मैडम अगर आप बिना कोई भी बहाना बनाए आधे घंटे के अंदर मुझसे मिलने उसे जगह पर नहीं आए तो मैं उसके आगे आधे घंटे के अंदर विक्रम ओबरॉय तक पहुंच जाऊंगा। और आपको पता है ना जो मैं कह रहा हूं वह मैं अगर कर दिया तो क्या होगा। ये कहने के बाद वह आदमी समायरा को कुछ भी आगे कहने के मौके दिए बिना उसने कॉल को काट कर दिया, क्योंकि उसे पता था आधा घंटा बीतने से पहले ही समायरा उसके पास आ जाएगी, उसके विक्रम के नाम का धमकी देने के बाद। क्योंकि आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था समायरा को अपने पास आने के लिए कहा हो, बल्कि यह पहले भी हो चुका था। और हर बार समायरा पहले ऐसे ही गुस्से में उसे मना करती थी, लेकिन बाद में विक्रम के नाम को सुनते टाइम से पहले उसके पास आ जाती थी समायरा भागते हुई। और उसे यकीन था आज भी ऐसा ही होगा, इसलिए वह फ़ोन कट करने के बाद उस जगह पर बैठकर समायरा के आने का इंतजार करने लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग न्यू एंड मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाइक दिस। Thank your folded hand smile.